कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वी आर सेक्युलर, दैट इज व्हाई इंडिया इज नॉट सेक्युलर. नो, बिकॉज इंडिया इज सेक्युलर, दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया इज सेक्युलर. एक रेपिस्ट भी होता है, उसको भी लॉयर दिया जाता है, और टेररिस्ट तक को लॉयर दे दिया जाता है. तो पहली बात तो ये होता क्यों है, और दूसरा जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है उस इंसान को, उसको पता नहीं होता इसने क्या किया है. पुलिस को हमने ना एज अ बॉस मान लिया है, या ऐसे डरने वाली चीज मान लिया है कि यार इनसे तो डर लगता है देख के इनको, ये पता नहीं क्या करते, डंडा मार जाएंगे या पता नहीं जेल ले जाएंगे. मान लो अगर पुलिस मना कर दे कि मैं नहीं लिख रही FIR, जा, तब क्या करें? एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है कि जैसे अगर आपको पता चल रहा है कि आपका नाम आने वाला है किसी इन्वेस्टिगेशन में या किसी FIR में आ गया है, एंड देयर आर चांसेस कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, एज अ प्रीएम्प्टिव एक्शन आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आई माइट गेट अरेस्टेड, पुलिस इज आफ्टर मी, बट आई वांट टू टेक अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द अरेस्ट. पुलिस ने मेरे को इलीगली डिटेन कर लिया, पकड़ लिया मेरे को फालतू में, ठीक है, मुझे पता है कि मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पीटे जा रहे हैं, तो वो कर सकते हैं ऐसा? ऐसे कि अगर ऐसा आपके खिलाफ FIR हो जाती है तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पॉडकास्ट का आज का पर्पस क्या है. आज का पर्पस ये है हमारे पॉडकास्ट का कि हमने बात की थी जैसे कॉल पे कि बेसिक लीगल नॉलेज भी नहीं है लोगों को. बहुत सारे लोग जो कॉमन लोग हैं उनको नहीं पता उनके राइट्स के बारे में, उनको नहीं पता कि पुलिस से उनका सामना हो जाए तो उन्हें क्या पता होना चाहिए. तो उसके बारे में आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं. ठीक है, शुरू करें? हाँ जी. तो पता है सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जुडिशियल सिस्टम की जरूरत ही क्यों होती है सोसाइटी के अंदर? लॉज को बनाया क्यों जाता है? जी, देखो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अपने भी जैसे मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैंने जब भी अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू की तो वहाँ पे जाके ना मेरे को जब अपनी क्लासेस लेके या जूरिस्प्रूडेंस की क्लासेस लेके तब जाके रियलाइज़ हुआ या फिर एक ना रेलेवेंस दिखी कि लॉ की क्या ज़रूरत होती है, या फिर एक मतलब सोसाइटी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में लॉ या लीगल सिस्टम क्या रोल प्ले करता है. तो मतलब इन माय ओपिनियन, जैसे जो मैं समझ पाई अपनी पढ़ाई में अब तक की, कि जो लॉ होती है ना या कोई भी लीगल सिस्टम होता है ना, तो वो एक तरीके से ना एक इनविजिबल थ्रेड होता है जो मतलब पूरे अपनी सोसाइटी को बाइंड करता है. यू कैन नॉट सी इट, बट अगर वो नहीं होगा ना तो इट विल ऑल बी chaos. बिकॉज यू सी, chaos is the law of nature and order is the dream of man. I think it's a quote. तो chaos तो होगा ही होगा, है ना. एक एनिमल स्पीसीज को और ह्यूमन स्पीसीज को अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ डिस्टिंग्विश करती है वो ये है कि एनिमल स्पीसीज में कोई ऑर्डर इतना विजिबल नहीं होता है, और ह्यूमन स्पीसीज में क्योंकि डेवलप्ड है वो, तो एक ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लीगल सिस्टम, है ना, सोसाइटी को चलाने के लिए. तो एक तरीके से अगर जो लीगल सिस्टम है किसी भी सोसाइटी का, जैसे इंडिया का हो गया या US का हो गया या रशिया का हो गया, कहीं का भी हो गया, या किसी न किसी छोटी सोसाइटी का, किसी ट्राइबल सोसाइटी का भी हो गया, तो होता क्या है कि जो आप अपना स्टैब्लिश कर देते हो लॉ या लीगल सिस्टम, वो पूरे कंट्री के लिए या उस कम्युनिटी के लिए एक मॉरल कंपस बन जाता है. क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो केओस होगा, मतलब ऑर्डर डिसइंटीग्रेट होने लग जाएगा, सोसाइटी फंक्शन नहीं कर पाएगी. तो व्हेन यू गेट इनटू द फील्ड ना, यू रियलाइज कि हाँ, हर चीज़ में कहीं ना कहीं देखो, किसी भी चीज़ को ले लो, नथिंग इज डिवॉइड ऑफ अ सिस्टम. और हर एरिया को ले लो जो भी हमें रोज़ में अफेक्ट करता है, उसमें आप देखोगे लॉ किसी ना किसी फॉर्म में आ रही है. मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है. आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कहीं पे आपने ट्रैवल करना है, आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, आपको कोई चीज़ सेल करनी है, कोई किसी से आप बात कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, पुलिस स्टेशन जा रहे हो, या कोई अपने बिज़नेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो, हर चीज़ में लॉ तो आपको जानना ही पड़ेगा उसके पीछे क्या है. बिकॉज़ उसके बिना तो यू कैन नॉट लिव ब्लाइंडली इन अ सोसाइटी एंड जस्ट चूज नॉट टू कंसिडर कि अपने क्या क्या लॉज ऑपरेट कर रहे हैं उस टाइम पे. तो हाँ, आई गेस अगर लॉ नहीं है या कोई लीगल सिस्टम स्टैब्लिश नहीं है तो कोई सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं है. अब लॉ का मतलब ये नहीं होता है जो देखो जनरल फॉर्म में जो समझ जाते हैं कि भाई लॉ बोल रहा है कोई बंदा तो इसका मतलब है कि कोई एक किताब होगी, मोटी किताब होगी, और उसमें कुछ पनिशमेंट्स होंगे, उसमें कुछ तरीके होंगे, वो होंगे. सिर्फ़ ये नहीं होता है, ये भी मतलब होता है लॉ का, लेकिन सिर्फ़ ये नहीं होता है. एक मतलब एक सोसाइटी के मॉरल कॉन्शियस से निकलता है लॉ, और
उसको जब वी राइट इट डाउन, वी मेक अ मोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ इट, उसको वी से इट्स अ लीगल सिस्टम, नाउ इट हैज़ बिकम अ लीगल सिस्टम. तो इन दैट वे I don't think कि a society can operate if there is not a proper legal system in place. और अगर आप कभी भी बैठ के सोचो तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है which is devoid of law. That is what I believe. मतलब yeah, that's it. या हाँ, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्यों हाँ बनाया जी. गया है? और ये जो पूरा देश है कहते हैं उसके दम पे चल रहा है, ये कैसे हो हुँ। रहा है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, आई वुड लाइक टू बिलीव एटलीस्ट हम लॉयर्स के लिए तो इट्स द बाइबल, ठीक है? बाकी फ्रॉम अ मोर पॉलिटिकल एंड जनरल पर्सपेक्टिव आई वुड से कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री. मतलब वो ब्रिक्स हैं जिनके ऊपर अपनी अब सोसाइटी जो है वो बनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस. कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी को एक डायरेक्शन देता है, एक हमारा मॉरल कंपास बनता है. हमें जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. अभी कुछ सालों से ना यू विल बिलीव कि जैसे इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, ऑब्वियसली देयर इज़ नो डाउट इन दैट. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री, बट रीसेंट इवेंट्स से कई बार ऐसा लगता है ना आपको, डाउट होने लगता है कि आर वी रियली सेक्युलर? या मतलब जो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी था, जो मतलब एटलीस्ट व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप देयर वाज़ दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेक्युलरिज़्म अमंगस्ट अस कि कुछ भी ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन वी वर नॉट रियली डिस्टिंग्विशिंग, या वो ना ही तो न्यूज़ में इतना आता था, ना ही पढ़ने में, ना ही रेगुलर बातों में इतना आता था. लेकिन कुछ टाइम से ना थोड़ा-सा उस सेक्युलर साइड में कुछ डेंट पड़ा है, नाउ पीपल हैव टू रीइन्फोर्स दिस आइडिया अगेन एंड अगेन दैट येस वी आर सेक्युलर. पहले ये इनहेरेंट होता था, लेकिन अब ऐसे ना बार-बार रीइन्फोर्स करना पड़ता है. और कई जगहों पे तो सिचुएशन ये भी हो गई है कि व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्युलरिज़्म पीपल डू कंसिडर यू अ लिटिल रेडिकल, कि फिर आपके ऊपर अलग-अलग आरोप लग जाते हैं कि अच्छा ये सेक्युलर है, ये सेक्युलर नहीं है, ये है, वो है. दैट इज़ देयर. सो पिछले कुछ सालों में ना, या फिर जब मैं स्टूडेंट ही थी, उस टाइम पे जब अपने सेक्युलरिज़्म के बारे में पढ़ते थे, या फिर ये सारे इवेंट्स भी होने लग गए जहाँ पे आप मतलब समझ रहे होंगे मैं किन इवेंट्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे सेक्युलरिज़्म का पे क्वेश्चन हो जाता है. तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये क्या हो गया अचानक से, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है फिर भी अपने अप्लाई नहीं कर रहे हैं. तो क्या एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा कि एक और बिल पास हो जाएगा जहाँ पे होगा कि भाई वी आर नो मोर अ सेक्युलर कंट्री, अब सेक्युलरिज्म को हटाने का टाइम आ गया, बिकॉज अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकते हैं, और फिर जो प्रोसेस होता है पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसेस, उसके थ्रू आप चेंजेस भी लेकर आ सकते हो. तो आई यूज्ड टू थिंक कि ऐसा हो जाएगा क्या कि यार अभी इतना ऑलरेडी चेंज तो आ ही रहा है सोसाइटी में, तो इवेंचुअली जाके अपने सेक्युलरिज़्म ही हटा देंगे उसमें से. तो एट दैट टाइम आई रिमेंबर आई हैड अ टीचर. In general, he was speaking on Constitution of India and everything. And there's this one statement he spoke, जो मतलब it resonated with me and it it opened my eyes, which was कि उन्होंने ये बोला कि पता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वी आर सेक्युलर, दैट इज व्हाई इंडिया इज नॉट सेक्युलर. नो, बिकॉज इंडिया इज सेक्युलर दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया इज सेक्युलर. समझे? मतलब कि इंडिया के लोग सेक्युलर हैं, इस वजह से लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया सेक्युलर है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया सेक्युलर है, इस वजह से इंडिया सेक्युलर नहीं है. हुँ। सो दैट इज़ समथिंग दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि हाँ, एक्चुअली कि इवन दो कि कल मान लो एक बहुत ही ऐसा कोई एक्ट हो ही जाता है, गवर्नमेंट चाहे कि भई सेक्युलरिज़्म हटा देते हैं, तो क्या वो हटा पाएगी? बट देन अगेन मतलब नहीं हटा पाएगी, बिकॉज़ वी एज़ पीपल आर सेक्युलर, मे बी आवर कल्चर टेल्स अस टू बी, वी आर मोर एक्सेप्टेबल, वी आर मोर ओपन टू accommodating different kind of cultures and everything. तो या देखो ये फिर इम्पैक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन बना किस बेसिस पे है? वो बना है कि हमारी जो नेशन की कलेक्टिव कॉन्शियंस रही है, उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है. कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अब कॉन्शियंस नहीं चल रही है ना? तो हुँ। मैं मानती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना एक वो रेफरल डॉक्यूमेंट है, कि जब भी आपको डाउट होने लगे ना कि यार ये क्या हमारी नेशन की वो हमारे जो कॉन्शियंस है उससे मैच करता है नहीं करता है, रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज़ व्हाट इज़ रिटन देयर इज़ मोस्ट लाइकली
रिफ्लेक्ट्स कि हमारा नेशन का सेंटिमेंट क्या है या नेशन के लोगों का सेंटिमेंट क्या है। क्योंकि जब वो उस टाइम पे बनाया गया था, उस टाइम पे भी इट्स अ वेरी न्यू डॉक्यूमेंट, आई वुड नॉट से कि बहुत पुरानी चीज़ है, बिकॉज़ बाकी जगहों पे तो अलग कंट्रीज़ में तो बहुत पुराने-पुराने उनके जो रेलिक्स होते हैं, उनके बेसिस पे वो चल रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, पर अपना बहुत नया है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी था, तो उस टाइम पे प्रॉपर स्टडीज़ करके या और बाकी कंट्रीज़ के जो अच्छे पोर्शंस थे या अच्छे लॉज थे व्हिच शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर्स, तो वो उस तरीके से बनाता। तो इट्स अ वेरी नाइस अमाल्गमेशन ऑफ द बेस्ट। मेरे यहाँ लाइट चली गई। इट्स अ वेरी नाइस अमाल्गमेशन ऑफ लॉज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दैट इज देयर। बट या आई लॉस्ट माय पॉइंट। नो हाँ, प्रॉब्लम। तो दैट आई थिंक कि जब भी ऐसा लगता है ना कि एज अ नेशन या एज अ पर्सन यू स्टार्ट टू बिलीव कि कुछ जो हमारे नेचुरल प्रिंसिपल्स थे हम लोग उससे डिविएट हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन डॉक्यूमेंट जहाँ पे यू कैन ऑलवेज रेफर बैक एंड सी कि अच्छा ये है, ये फॉलो करना है, दिस इज़ व्हाट ये हमारे फाउंडिंग फाउंडेशन है और इस पे अपने जो भी करेंगे वो इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, हमारा जो भी एक्शन होता है। हम कुछ भी ऐसे आर्बिट्रेरीली नहीं लेकर आ सकते, जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रिएम्बल हैं या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन कॉन्सोनेंस ऑफ दैट, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन डज़ नॉट हैव टू बी कॉन्सोनेंस विद करंट लॉज़, बट करंट लॉज़ हैव टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। So that हुँ, is why I say constitution is the backbone of the country. हुँ। Yeah. और इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है? आपने कई बार सुना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर उसके किसी कोई भी आर्टिकल या कोई भी राइट्स का हनन होता है अगर, तो जनता वहाँ पहुँच जाती है सुप्रीम कोर्ट में, कि यार ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, जो नया लॉ आया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं खाता। तो वहाँ पे सुप्रीम हुँ। कोर्ट का क्या रोल हो जाता है? देखो जैसे इंडिया में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली देयर इज़ अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स, है ना? सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या हुआ कि भई अपनी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, अपना जो एग्ज़ीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेटिव पार्ट है, जो मतलब गवर्नमेंट है वो सेपरेट रहेगी और हमारी ब्यूरोक्रेसी सेपरेट रहेगी। तो अब इसमें होता क्या है कि लेट्स से अब ये चीज़ें ना ये अपने आप में एक्सक्लूसिव हैं। यानी जो गवर्नमेंट कर रही है, वो गवर्नमेंट करेगी, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी एज़ लॉन्ग एज़ जो गवर्नमेंट कर रही है इज़ नॉट इन कॉन्ट्रवेंशन टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सर्टेन अदर लॉज़, है ना? तो हुँ, आप ये देखो मतलब इट्स अ वेरी नाइस मिक्स, ये डायनामिक्स कैसे हैं कि गवर्नमेंट बनाती है रूल्स और या कोई एक्ट बनाए या कोई रेगुलेशंस पास की, ये एक्ट आई और उस एक्ट में अगर कुछ भी ऐसा है जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल से या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या जो अदरवाइज दूसरी एक्ट्स के द्वारा दिए हुए राइट्स हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो आप वो प्रॉब्लम लेके कहाँ जाओगे? आप गवर्नमेंट के पास तो जा नहीं सकते हो भई, क्योंकि क्यों नहीं जा सकते हो? आप जा सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूशन वो पर्टिकुलर लॉ बना रही है, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि मान लो आप बना रहे हो, मैं आप ही के पास लेकर आऊँ, जी आपने सही नहीं बनाई, तो वुड यू बी एबल टू जज इट फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट व्यू? नो, नो, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू जज इट एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू कि आपने कोई चीज़ बनाई है, उसके बाद मैं अगर इश्यूज़ निकालूँ उसमें, देन यू विल से कि हाँ, हाँ, मतलब सही कह रहे हो आप। नो, आई कैन नॉट डू दैट। So for that what happens is judiciary is exclusive body जहाँ पे मैं जाऊँगी कि भई मेरे को ये जो लॉ आया है ना इनका, it affects me adversely और मेरे फंडामेंटल राइट्स ये उससे हैम्पर हो रहे हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट गुड इनफ। So you take a stand, you know everything about laws, you know everything about constitution, you are the best मतलब जो legal minds होते हैं, that now that you're the Supreme Court judge और Supreme Court है, तो आप वो करिए। तो फिर Supreme Court का intervention वहाँ पे होता है किसी भी law की legality को check करने का, उसको इस threshold पे देखने का कि क्या वो constitution या जो हमारे basic principles हैं, उसे qualify कर रही है या नहीं कर रही है। सो दैट इज़ व्हाई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो मेंटेन किया जाए। जैसे कि अभी आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा गणेश चतुर्थी पे मोदी जी हुँ, वहाँ पे हाँ, सीजेआई की आरती करने हुँ, चले गए। तो याह, वहीं पे इट्स I mean, I am a very small person to give an opinion on that, but yes, it's not right. Because in a way फिर उसमें ये होता है ना कि ठीक है आप वैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन कोर्ट के टाइमिंग्स खत्म होते ही आप लोग साथ में बैठ के गप्पे लड़ाते हो। तो You know, it creates ये a गलत है। doubt in a way. ओके, हाँ, 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 हाँ।
सही कह रहे हो आप। इट्स अ रॉन्ग थिंग बिकॉज़ आप अगर हो तो आपको वो इंडिपेंडेंस शो भी होनी चाहिए ना, इट शुड नॉट बी जस्ट ऑन पेपर्स और इन प्रिंसिपल, इट शुड आल्सो बी शोन द कंट्री शुड आल्सो बिलीव कि अगर मैं कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेके जाऊँगा तो वो एक इंडिपेंडेंट नज़र से मुझे सुना जाएगा, है ना? हुँ, बट तो इनफैक्ट कपिल सिब्बल ने जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने भी बोला कि भई मतलब उन्होंने भी कमेंट किया कि इट वाज़न्ट अ गुड जेस्चर इन अ वे कि इट डज़ नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, इट ऑल रादर मेक्स अस बिलीव कि मतलब बेसिकली होना नहीं चाहिए था। मतलब आई वुड नॉट कमेंट ऑन इट बिकॉज़ अदरवाइज़ वर्ड्स ऐसे यूज़ हो जाते हैं व्हिच आर नॉट एप्रोप्रिएट और नॉट वेरी ऑनरेबल, बट अदरवाइज़ इट शुड नॉट हैव हैपेंड। हुँ। अभी आपने हुँ। जिन लॉयर का नाम लिया उससे मेरे को एक पॉइंट याद आया, एक क्वेश्चन याद आया कि इस देश के अंदर मैंने देखा है कि एक रेपिस्ट भी होता है, उसको भी लॉयर दिया जाता है और टेररिस्ट तक को लॉयर दे दिया जाता है। हाँ जी। तो पहली बात तो ये होता क्यों है? और दूसरा जो इंसान उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जो लॉयर रिप्रेज़ेंट कर रहा है उस इंसान को, उसको पता नहीं होता कि इसने क्या किया है। इसके लिए ना एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे देश में ना बहुत ही लॉ के प्रति या एक इवन नॉट लॉ के प्रति आई वुड से एक इंडिपेंडेंट और लॉजिकल थिंकिंग की थोड़ी कमी है, सॉरी टू से। क्योंकि देखो होता क्या है कि एक चीज़ होती है मोरालिटी और एक चीज़ होती है लॉ, लीगैलिटी। नाउ एवरीथिंग मतलब इमोरल कुछ है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका उसको लीगल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अक्यूज़्ड पर्सन भी या किसी भी चीज़ के लिए हो, टेररिस्ट हो, रेप अक्यूज़्ड हो, मर्डर अक्यूज़्ड हो, आपको बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के या बिना किसी लॉयर के नोबडी कैन जस्ट गिव अ जजमेंट, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो हो जाएगा ना कि जैसे पहले ज़माने में राजा जी बोल देते थे कि भई हुँ, इसने किया है तो गला काट दो इसका। अम, इट्स नॉट करेक्ट, आपको भी प्रॉपरली रिप्रेज़ेंट किया जाए, आपके हक में भी कोई लॉयर हो, जो आपका केस भी रखे। इवन दो यू आर सेइंग कि इवन व्हेन एन अक्यूज्ड पर्सन सेज़ कि हाँ, मैंने ही किया था, मुझे वो कर दो, आई एम गिल्टी, लेकिन फिर भी एक ड्यू प्रोसेस ही फॉलो करना होता है। तो अब देखो पब्लिक सेंटिमेंट से लीगल सिस्टम नहीं चल सकता हुँ, है ना? क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट से लीगल सिस्टम चलने लगा तो फिर आपका ये जो बुलडोज़र लॉ है, जो बुलडोज़र पनिशमेंट है या फिर माने कह देते हैं कि रेपिस्ट को पुलिस ने शूट कर दिया सीधा या फिर पब्लिक ने लिंचिंग कर दी उसकी बिकॉज़ ही वाज़ अपैरेंटली अक्यूज़्ड ऑफ दिस एंड दैट या मतलब मीट ले जाने के चक्कर में लोगों को मार देते हैं। तो फिर अगर ऐसा होने लग गया तो फिर पब्लिक बन जाए ना जज क्यों है या लॉ क्यों है, लीगल सिस्टम क्यों है? तो इस चीज़ का ना मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि कौन-सी चीज़ इज़ नॉट अ मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन हाउ मिस्टर कपिल सिब्बल इज़ अ बैड पर्सन। No, not at all. He's a lawyer. He's just doing his job. He has been asked by the government of West Bengal to represent. Why would he say I will not represent you? मतलब कहीं पे क्या भगवान नीचे उतर आए और उन्होंने बोला कि नहीं वेस्ट बंगाल की पूरी गलती थी, मैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की पूरी गलती थी या डू दे नॉट नीड एनीबडी टू प्रेजेंट देयर केस इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जस्ट बिकॉज द पब्लिक सेंटिमेंट्स आर हाई तो उनको मतलब दे शुड बाउ डाउन टू इट, नो दैट इज नॉट हाउ थिंग्स हैपन, राइट? Anybody who's representing an accused first of all does not mean that he is the मतलब क्या कहेंगे, he is a bad person. He is not a bad person. पहली बात तो काम होता है, वकीलों का काम होता है ये रिप्रेज़ेंट करना और दू अपने क्लाइंट का केस रखना और दूसरा कोई भी मतलब ये तो बेसिक प्रिंसिपल है कि नोबडी इज़ कैन बी फॉर अ सर्टेनिटी सेड कि भई इस बंदे ने ये किया है अनटिल एंड अनलेस इट हैज़ बीन प्रूव्ड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट विथ ऑल द एविडेंसेस। जब तक वो नहीं हुआ है, ही इज़ स्टिल एन अक्यूज्ड, ही इज़ नॉट अ कन्विक्ट। अक्यूज़्ड हुँ, का मतलब क्या होता है? अक्यूज़्ड का मतलब है कि आपके ऊपर एक्यूज़ेशन है, आपने पोटेंशियली किया है, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच डायरेक्ट अस टू टू दिस कि भई आपने किया है वो, लेकिन कहीं प्रूफ तो नहीं हुआ है ना, वो प्रूफ तो कोर्ट में ही होगा ना, उसके बाद ही तो आप कॉन्विक्ट बनोगे ना, सीधे-सीधे तो नहीं हो सकते हैं। तो हाँ, मतलब ये चीज़ समझनी चाहिए कि ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन, इट्स जस्ट हाउ द प्रोसेस इज़ और
पब्लिक सेंटिमेंट्स आई वुड से अगेन इतना ज़्यादा सर चढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, या सबको इंस्टेंट जस्टिस चाहिए होता है, सबको इंस्टेंट चेंज चाहिए होता है, क्योंकि कोई एक चीज़ हो जाती है देन पीपल थिंक कि शायद यही हुआ है हमारे देश में और तो कुछ होता ही नहीं है। रेप केस जैसे लोगों को लगता है कि सिर्फ़ वही हुआ है सबसे ब्रूटल फॉर्म में, और होता ही नहीं है, रोज़ हो रहे हैं। उससे ज़्यादा हुँ, ब्रूटल भी हो रहे होंगे, नहीं पता चलते अपनों को। तो अगर आपने करना ही है तो उस तरफ फ़ोकस करो ना, सोसाइटी में चेंज लेकर आओ। आप पर्टिकुलर लोगों के ऊपर क्यों चले जाते हो कि भई ये लॉयर खराब है, ये सीएम खराब है, यहाँ की पुलिस खराब है। व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट दिस देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द सोसाइटी आल्सो, राइट? हुँ। सो या दैट इज़ देयर। आई मीन या। तो देखो, लोगों का जो गुस्सा है ना, वो जायज़ भी लगता है कई बार, क्योंकि वो जानते हैं कि जो प्रशासन है वो कैसा है। सेकंड, वो जानते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो कितना स्लो है। वो जानते हैं, क्योंकि आपने पता नहीं मैंने किसी पॉडकास्ट में आपसे ही बात हो रही थी, पता नहीं किसको बताया था कि अगर मान लो अभी हम एक भी केस लेना बंद कर दें, नए केस लेना, कोई भी, तो जितने भी पेंडिंग केसेज़ हैं ना, उनको सॉल्व करने में 350 साल लग जाएँगे। हाँ जी। तो आप ये सोच के देखो कि ऐसे जुडिशियल सिस्टम से आप कैसे भरोसा करोगे कि यार ये जस्टिस दिलाएगा ही दिलाएगा? तो पब्लिक तो पागल होगी ही ना। तो ये इसका सॉल्यूशन कहाँ है कि ये जुडिशियल सिस्टम जो है वो थोड़ा ऐसे केसेस में थोड़ा फास्ट हो जाए, बिना किसी को किसी के साथ इनजस्टिस किए हुए? कैसे फास्ट कर सकते हैं हम सिस्टम को? हुँ। हाँ, देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। जैसे लोगों को ये लगता है कि जुडिशियल सिस्टम ना इस वज़ह से लैक कर रहा है क्योंकि मतलब जैसे फॉर दैट मैटर जजेस आर नॉट इंक्लाइंड टू टेक अप केसेज़, या वो करना नहीं चाहते, या फिर लॉयर्स उसको डिले करवाते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीज़न नहीं है सिर्फ़। जो इतनी पेंडेंसी है और जो प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, जितने सेफगार्ड्स मिले होते हैं अक्यूज़्ड पर्सन को, ताकि कोई बेगुनाह आदमी ना पकड़ा जाए, या बेगुनाह आदमी को किसी ऐसे गुनाह की सज़ा ना मिले जो उसने किया भी नहीं है। और इन जनरल भी जो प्रोसेसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस होते हैं, तो उसमें नेचुरली बहुत टाइम लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब लगना नहीं चाहिए, या फिर आई वुड नॉट लाई टू यू यार, किसी मतलब अगर अपने भी कोई केस करते हैं ना एंड वी वांट कि ये स्विफ्टली निकले, अपने को पता है कि ये सीधा-सीधा केस है, इसमें ये होना है, ये होना है, ये होना है। पर प्रोसेस ही ऐसे हैं कि वो जल्दी नहीं हो सकता है, एंड दैट इज़ बिकॉज़ इतने सारे केसेज़ हैं। मैं आज जाती हूँ कोर्ट में, मेरा आज का केस है, मैं कहती हूँ कि सर मुझे शॉर्ट डेट दे दी जाए क्योंकि मेरा ना सिंपल केस है, अगली बार में हो जाएगा मोस्ट लाइकली। मुझे एक बार को शॉर्ट डेट मिल भी जाती है। अगली बार हुँ, में दूसरा लॉयर नहीं आता है, या वो कोई ऐसी चीज़ प्रेज़ेंट करता है जो मुझे टाइम लगेगा उसे प्रोसेस करने में, और मैं एज़ अ लॉयर, अकेली लॉयर, मतलब मेरे पास सिर्फ़ एक वो वाला केस नहीं है, मेरे पास भी और 5 केसेज़ हैं। तो मेरे को भी टाइम लगेगा उसे करने में, फिर मैं जवाब दूँगी, उसको भी टाइम लगेगा रिस्पॉन्ड करने में। तो एक बहुत बड़ा टाइम और बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल जाती हैं कि जो प्रोसेसेज़ हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग ही हैं। तो मतलब जब हम बाहर से देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये केस में अब जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऑलरेडी बना दिए गए हैं रेप केसेज़ को हैंडल करने के लिए। कई बार स्पेशल कोर्ट्स भी हो जाते हैं स्पेशल मैटर्स को हैंडल करने के लिए। पर वो स्पेशल मैटर्स भी इन इटसेल्फ इतने सारे होते हैं ना कि टाइम तो लगेगा ही, इट्स अ नेचुरल थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि टाइम लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, स्विफ्ट होनी चाहिए चीज़ें, शायद जुडिशरी का एक्सपेंशन होना चाहिए और मीडियम्स आने चाहिए, मीडिएशन आना चाहिए, आर्बिट्रेशन और कॉमन होना चाहिए, और जजेस की नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, वो सब होना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज जो हमारे हाथ में है, उसके बेसिस पे देयर इज़ ऑलरेडी a lot of pendency and the processes do take time। तो आप उसमें अब जैसे रेप केस का मान लीजिए, उसमें इतने सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए हिस्सा वो किसी चीज़ के ऊपर एक प्रेसिडेंस गेन कर ले कि भई जो भी होना है इसकी फॉरेंसिक जाँच होनी है, इसका वो होना है। मतलब ऐसा ना सीआईडी नहीं चल रहा है कि उनके पास एक ही केस आ रहा है और उनको बस इसी की जाँच करनी है। रोज़ के इतने केसेज़ होते हैं, रोज़ में वो बनानी होती है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल आल्सो टू जस्ट हुँ, टेक इट सीधा कि भई नहीं-नहीं ये कर दो सबसे पहले, ये इसमें पहुँचा दो। तो वही ना, बाहर से बैठते हैं ना तो अपनों को लगता है कि यार क्यों टाइम लग रहा है, इतना ऐसे हो रहा है, इतना वैसे हो रहा है। लेकिन जो सेफगार्ड्स हैं ना, जो प्रोसेसेस हैं, जो और वो प्रोसेसेस पता है इसलिए नहीं है कि लोगों के काम लेट कराएँ, नहीं-नहीं। वो प्रोसेसेस एक्चुअली ना हमारे बेनिफिट के लिए ही होते हैं मोस्टली। जहाँ पे लेट्स से अगर कोई एविडेंस होना है तो वो प्रॉपर तरीके से होना है, कोई फॉरेंसिक एविडेंस होना है तो उसके जो भी रेलेवेंट
इंस्टीट्यूशन है वहाँ से प्रॉपर तरीके से आएगा, वो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई टैम्परिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि भई किसी ने आके कुछ और कर दिया। तो because everything has to be foolproof, मतलब we wish that things are हुँ, foolproof, it takes time. So that is one thing. But that said, I would say कि क्योंकि मैं I am from the field, so I might sound defensive or might even say that I'm legitimizing the delay, but it's not that. I'm not legitimizing the delay. All I'm saying is that in certain things time लगता है, और दूसरी चीज़ पब्लिक सेंटिमेंट या फिर आपको किसी एक चीज़ से अफ़ेक्ट हुआ है तो ठीक है, उसमें मेबी अगर 2x टाइम लगना था तो उसको आधा कर दिया जाएगा। लेकिन लेकिन क्या सिर्फ़ एक केस के लिए करके फिर व्हाट विल इट एस्टैब्लिश? एस्टैब्लिशेस हुँ, नथिंग। जस्ट कि every process is just bowing down before the anger of the public. So that cannot happen and that should not be happening, and we cannot allow that also. सो या हुँ, अच्छा, इससे ना मुझे आज ही याद आया, आज ही आई वाज़ रीडिंग अबाउट दिस कि अब जैसे ममता बनर्जी सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, नाउ शी सेड कि आई वांट टू हैव अ टॉक विद ऑल द डॉक्टर्स, है ना? अपने डॉक्टर्स आएँ, साथ में बात करते हैं, जो इश्यू आ रहा है बिकॉज़ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, और जो सर्विसेज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट के उसमें। तो उन्होंने इनवाइट किया सबको कि भई आप आओ और बात करो। हुँ, तो न्यूज़ बनी कि भई सीएम ने इनवाइट किया है, और ये जो पर्टिकुलर डॉक्टर्स हैं, जो उनका डेलीगेशन तैयार हुआ है, उन डेलीगेशन ने भई 4-5 पॉइंट्स रखे हैं कि हमारी ये माँगें पूरी करो, तब हम आएँगे और बात करेंगे। तो उनकी जो भी माँगें थी वो कुछ उनमें से पूरी की गईं, कुछ उनमें से नहीं पूरी की गईं। तो वो अल्टीमेटली मीटिंग नहीं हुई। नाउ अभी मीटिंग नहीं हुई तो न्यूज़ बनी कि भई इट वाज़न्ट सक्सेसफुल, मतलब सीएम डिड नॉट एग्री टू द डिमांड्स ऑफ द डेलीगेशन ऑफ डॉक्टर्स, एंड दैट इज़ व्हाई दैट मीटिंग कुड नॉट टेक प्लेस। नाउ व्हेन यू लिसन टू इट यू वुड से कि यार, मतलब ऐसा क्या माँग लिया होगा ना डॉक्टर्स ने कि मतलब आप ये नहीं कर पाए, सीएम ये नहीं कर पाया, या आप तो यानी सीएम मतलब ये प्रोसेस में ही कोई खोट लग रहा है इन लोगों के में, ये करना ही नहीं चाहते, या इट इज़ ओनली फॉर द शो, या ऐसा है। तो व्हेन यू रीड इनटू इट ना, जस्ट रीड एनी आर्टिकल, तो उसमें जो मैंने आर्टिकल पढ़ा एटलीस्ट एनडीटीवी का जो न्यूज़ आर्टिकल था, उसमें इट वाज़ मेंशन कि जो डेलीगेशन था उसने कुछ अपने डिमांड्स रखी थी। उन डिमांड्स में ये भी था कि भई इतने नंबर ऑफ पीपल से बड़ा डेलीगेशन आना चाहिए, और एक्स-वाई-ज़ेड, और ये भी था कि भई लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए पूरे इवेंट की, ये सब होना चाहिए। हुँ, तो उनकी सारी डिमांड्स मान ली गई थी, पर लाइव स्ट्रीमिंग की डिमांड नहीं मानी गई थी। नाउ हुँ, अगेन anybody would hear it, I would say कि does the government have something to hide that they don't want to live stream it, है ना? क्या हो हुँ, सकता है कि मतलब क्या मतलब क्या छुपाना चाह रहे हैं, या क्या हमको समझा देंगे जो हम इनको बाहर आके नहीं बता पाएँगे। बट यू सी, लाइव स्ट्रीमिंग मना करने का एक रीज़न ये था कि द मैटर इज़ पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। कोई मैटर वहाँ पे पेंडिंग होता है, तो मीडिया से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस मैटर शुड नॉट बी सेंसेशनलाइज्ड इन अ वे कि आप इसमें से ना मतलब ऐसी चीज़ें निकाल के आप इसको लाइव टेलीकास्ट करके या फिर कुछ ऐसे इसको सेंसेशनलाइज़ नहीं कर सकते हो आप, है ना? यू कैन हुँ, आप टॉकिंग विद द सीएम ऑन दिस वेरी इश्यू एंड देन लाइव स्ट्रीमिंग इट, सो दैट उसमें से रील्स कटें, उसमें से मीम्स बने, उसमें से मिसइंटरप्रिटेशन हो, उसमें से पर्टिकुलर वर्ड्स को ऐड करके मिन्स करके इधर से उधर वीडियो बना के प्रेज़ेंट किया जाए, और अल्टीमेटली और वो पब्लिक सेंटिमेंट को फ्यूअल किया जाए। So that is one of the reason it was not allowed to be, it was not accepted by the government to be live streamed. But however, they also said that it will be recorded. So once they obtain a permission or once the Supreme Court allows, या फिर मतलब ultimately जब scrutiny होगी, so that particular interview was supposed to be recorded. तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अंधेरे में हो रही थी। बट यही है ना, अब न्यूज़ ये बनी कि भाई उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग से मना कर दिया। तो प्रॉब्लम यही हुँ, आती है जब व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड इट, व्हेन यू डोंट थिंक इट फ्रॉम अ लॉजिकल सेंस, फिर लोगों को ये लगता है कि भई लॉ इज़ नॉट गुड इनफ, अपने उसमें यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इन द एक्जिस्टिंग प्रोसेस एंड लॉ, एंड
यू मेक योर ओन ओपिनियंस, यू से कि यहाँ पे गड़बड़ है या यहाँ पे गड़बड़ है। तो हुँ। या दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि ऐसे नहीं बन पाती है ना? मतलब यू कैन हुँ, नॉट हुँ। जस्ट एक सेंटिमेंट को लेके नहीं चल सकते हो। यू हैव टू लुक इट फ्रॉम अ मोर लॉजिकल मैनर। और अदिति मुझे लगता है कि ये जो आइडिया है ना वो कहीं न कहीं हमारी क्योंकि इंडिया में आप जानते हो सिनेमा के दीवाने कितने हैं। तो मोस्टली हमने मूवीज़ से आइडिया लिया है कि कोर्ट कैसे चलते हैं, कैसे कार्रवाई होती है, कैसे ऑर्डर ऑर्डर बोलता है जज और कैसे तारीख पे तारीख वाला डायलॉग आपने सुना ही होगा वो वाला। जी। तो हमें ऐसा लगता है जैसे एक ही मूवी के अंदर 2 घंटे की मूवी में एक ना जजमेंट पास हो जाता है। हाँ देखते हो जी, कैसे सज़ा मिल होता जाती है। है, हम खुश हो जाते हैं, ओह फाइनली इसको सज़ा मिल गई। तो हमारा वो हमें लगता है कि वो रियल वर्ल्ड में भी ना मिमिक होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही जल्दी जजमेंट मिल जाए, न्याय मिल जाए। तो आप ये बताओ कि जो मूवीज़ के अंदर हमें दिखाया जाता है, जितना भी ये कार्रवाई दिखाई जाती है, जैसे-जैसे चलते हैं सब कुछ, क्या वो सही तरीके से दिखाते हैं या फिर उसके अंदर कुछ अपना ऐड करते हैं मसाला? हाँ। बहुत सही बात बोली और आपने मतलब ये तो ना आँखें खुल जाती हैं जब आप सही में कोर्ट में जाते हो ना और मूवीज़ देख के जाते हो, कि भई ऐसे होने वाला है क्या? या फिर इतने सारे लीगल शोज़ जो आते हैं वो देख के जाते हो और फिर सोचते हो कि यही वहाँ पे जाके होगा। हुँ, सबसे पहली बात तो भई मतलब इट्स ऑल फ़ॉल्स जो अब तक मैंने मूवीज़ में देखा है, आई कुड नॉट फाइंड अ गुड रिप्रेजेंटेशन और क्लोज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस। मतलब मूवीज़ हाँ, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि होता क्या है कि अपने मूवीज़ में देख लेते हैं ना कि इतनी जल्दी जस्टिस मिल गया और इतने बढ़िया तरीके से एक इतनी बढ़िया स्पीच दे के जस्टिस मिल गया। हमारे वकील साहब ने ऐसी स्पीच दी, जिससे जज भी सन्न हो गए और पब्लिक भी चुप हो गई और कोई कुछ बोल नहीं पाया। ऐसे नहीं होता है। इट्स वेरी अंडरवेलमिंग फॉर दैट मैटर। आप जाओगे मतलब पहली बात तो थिंग्स टेक टाइम। दूसरा जो आपने देखा होगा ना वकील यहाँ से यहाँ घूम के इधर जाके बोलते हैं कि हुँ। आपने ऐसे क्यों किया और ये किया, वो किया। कोर्ट में इतनी जगह नहीं होती है। और चिल्लाते हैं कोर्ट जो, में कोई वकील नहीं चिल्लाते हैं। चिल्लाता है। ऐसा कोई नहीं चिल्लाता है कि जज साहब ऐसे किया। जज साहब बोलते हैं शांत रहो, आराम से बता दो क्या बात हो गई, जो भी है एंड आल्सो आई हैव 20 मोर मैटर्स टू लिस्टन टू तो जल्दी हुँ, बताओ थोड़ा-सा। वो हुँ, होता हुँ, है, तो ये होती है। असलियत तो दिखाई ही नहीं जाती है। बट ऑब्वियसली मतलब असलियत दिखाने के लिए मूवीज़ होती भी नहीं है। मूवीज़ अपनी कहानी बताने के लिए होती हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोग वहाँ से इंस्पायर हो जाते हैं, वहाँ से देख लेते हैं या फिर कई बार ना जो अपने यहाँ नए इंटर्न्स आते हैं, लॉयर्स बनना चाहते हैं, जो वो लोग भी आते हैं और देखते हैं कि भई हमने तो सूट्स देखा है और हमने तो हुँ, ये हुँ। मूवीज़ देखी हैं, ऐसा बेटर कॉल होगा क्या? सॉल। तो मिलकर बेटर कॉल सॉल ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार। मतलब वहाँ पे आते हैं ना, पहले हफ्ते में आते हैं, धक्के खाते हैं, पसीने आते हैं, खाने खाने का टाइम नहीं होता, इधर से उधर दौड़ना होता है, जूते पहन के दर्द होता है पैरों में, ये सब होता है, तो कई लोग तो तभी छोड़ के चले जाते हैं। हुँ, क्योंकि इट्स नॉट वेरी मतलब इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल तो उससे तो इंस्पायर होना ही नहीं चाहिए। और अब आप बॉलीवुड का नाम लेकर आए हो तो यार देयर इज़ वन मोर थिंग आई वुड से बॉलीवुड ने एक तो ना मतलब क्रिएटिव लिबर्टीज़ के नाम पर कई सेंसिटिव चीज़ों को के साथ ऐसा खेल बना दिया है ना, व्हिच एज़ अ लॉयर या एज़ अ पर्सन हू इज़ इनटू द फील्ड एंड सी सच मतलब क्रूअल केसेस इज़ हैपनिंग अराउंड और उसपे ऐसे फ़नी वे में या फिर बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबली प्रेज़ेंट कर देते हैं, तो वो मुझे बहुत बॉदर करता है। जैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया भी था मैंने मूवी देखी थी सत्य प्रेम की कथा या हुँ, हुँ, प्रेम हुँ, हुँ, ऐसा कुछ वो मूवी था उसका नाम था। तो उसमें यार अल्टीमेटली वो लास्ट में ये बोलता है तो अपैरेंटली हीरोइन का जो है सैडली अनफॉर्च्युनेटली उसमें शी इज़ अ रेप विक्टिम पर वो किसी को बता नहीं पाती है और अल्टीमेटली हीरो से शादी कर लेती है। फिर जब हीरो को पता चलता है तो वो उसको हेल्प करता है या मतलब सपोर्ट करता है या एनकरेज करता है करने के लिए, लेकिन उस एनकरेज करने की प्रोसेस में पता है उन्होंने क्या दिखाया है कि हीरो लेके पहुँचता है एक डॉक्यूमेंट कि भई आप ना आपके साथ रेप हुआ है तो आपको ना इस पे साइन करना पड़ेगा क्योंकि कंप्लेंट आप कर सकते हो और आपने क्या डिले कर दिया है 2-3 साल का। तो क्योंकि डिले कर दिया है तो वो एफआईआर सीधा रजिस्टर नहीं करेंगे, तो आपको पहले साइन करना पड़ेगा या एक्स-वाई-ज़ेड प्रोसेस होगा उसके बाद वो होगा। नाउ इन माय ओपिनियन दैट इज़ सच अ लीथल इन्फॉर्मेशन, ये मिसइन्फॉर्मेशन इतनी गलत है ना यार। आप मतलब कुछ तो सेंसिटिविटी दिखाओ, एक बार किताब खोल के पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है रेप के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता है। रेप को अगर आपने 10 साल बाद भी अगर कंप्लेन करानी है ना, तो आप कराओ।
इवेंचुअली प्रूव होगा केस, नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएँगी। मतलब आई गेट इट कि आप एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाओगे या जो वैसे एविडेंसेस होते हैं जो इमीडिएटली कलेक्ट करने होते हैं, मेबी उसमें इश्यूज़ आएँगे, लेकिन कंप्लेंट और इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोका जा सकता। तो हुँ। द मोमेंट यू आर टेलिंग पीपल इन अ मूवी कि इसे कराने के लिए एक एक और मतलब एक एडिशनल हार्डशिप है। मैं नहीं कह रही हूँ क्या बोला है, मुझे याद भी नहीं है अभी। लेकिन एक एडिशनल हार्डशिप है, भई आप सीधे-सीधे नहीं करा सकते हो, देन इट्स वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल, स्पेशली ऐसे मैटर पे। जैसे हुँ। एक और था मेड इन हेवन में दिखाया गया था कि भई एक एपिसोड में प्रीनप्स साइन कर सकते हैं। प्रीनप्स हाँ। क्या होता है कि फॉरेन में कॉन्सेप्ट होता है कि शादी से पहले आप अपने एग्रीमेंट्स कर लो कि अगर अपनी शादी नहीं चल पाती है, तो अपने क्या डिविजन्स होंगे, अपने क्या लेके जाएँगे या कितना राइट बनेगा एक-दूसरे की प्रॉपर्टी पे, एक-दूसरे के पैसों पे, इन सब में तो पहले ही साइन कर लो, ताकि अगर डिवोर्स होता है तो बाद में अपना इश्यू ना हो, है ना? नया एक और केस ना खुले कि भई एक किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवीज़न होना है या क्या होना है। अब इंडिया में यार सी दैट इज़ द डिफरेंस, इंडिया में कल्चर अलग है। इंडिया में शादी हुँ। इज़ नॉट अ ट्रांज़ैक्शन या इट्स नॉट डन फॉर फन। इंडिया में शादी करना बहुत आसान है, डिवोर्स देना बहुत मुश्किल है। चलते-फिरते डिवोर्स नहीं होता है, जैसे बाहर हो जाता है। अगर इंडियन कल्चर के हिसाब से आप शादी से पहले ही एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रहे हो जो एनविसाज करता है कि आपका डिवोर्स हो जाएगा तो क्या होगा? देन इट्स नॉट हुँ। अलाउड, वी कैन नॉट इवन थिंक ना, आप शादी करने से पहले सोच हाँ। कैसे सकते हो कि यार मैं इससे मेरा डिवोर्स हो गया तो मैं क्या करूँगी? या मैं क्या ले करूँगा? लेकिन अब सोचने लगे हैं लोग, वो वाली बात अलग है क्योंकि अब एसेट्स बचाने हैं अपने। एसेट्स बचाने पड़ते हाँ, हैं अब। फिर देखो वो सोच रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, इट इज़ प्रैक्टिकल आल्सो, बट देन इट डज़ रन इन डेरोगेशन विद द हुँ। कल्चरल वैल्यूज़ आई वुड से। कल्चर या। में ऐसा नहीं है, आप कर हाँ। लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्चर में ऐसा नहीं है और क्योंकि कल्चर में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारी लॉ भी उससे प्रेरित हुँ। होके लॉ में ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो हुँ। ऑप्शन ऑफ प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स। अब कोई वो उससे देख के बिना अपनी स्टडीज़ किए प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट अपने आपस में बना ले, फिर शादी हो जाए, फिर डिवोर्स हो जाए, बोले हमारा तो ये एग्रीमेंट था। नहीं भई, इंडिया में वॉइड है ऐसे एग्रीमेंट्स, आप कर ही नहीं सकते हो। उसको हुँ। कैसे आप जाके एग्ज़ीक्यूट करवाओगे, क्या करवाओगे? हो ही नहीं सकता। ये वाली चीज़ हो गई और जिसमें डिवोर्स का बोल रही थी, बाहर डिवोर्स इज़ जस्ट टेक सिग्नेचर, 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 सिग्नेचर। ऐसे यहाँ पे नहीं होता ना। पहली बात हुँ। तो डिवोर्स के यहाँ पे ग्राउंड्स ही मोस्टली क्रूअल्टी होते हैं। तो हस्बैंड ने क्रूअल्टी की या कुछ केसेस में वाइफ ने क्रूअल्टी की, इस तरीके से डिवोर्स के केसेस होते हैं। अगर आपका म्यूचुअल हो भी रहा है, तो भी इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। इट इज़ नॉट सिर्फ़ एक दिन जाके साइन हुँ। करके आ गए। जो आपके सेटलमेंट्स होते हैं, कोर्ट को वेरीफ़ाई करना होता है कि आर यू डूइंग इट विद योर विलफुली और नॉट, या आप किसी प्रेशर में कर रहे हो, सारा कुछ होते हो। तो ऐसा होता है कोर्ट इनफैक्ट आप मतलब अब तो जैसे थोड़ा ये ट्रेंड कोर्ट भी थोड़े-से इस बात के लिए परसेप्टिव हो गए हैं कि अगर किसी ने डिसाइड कर लिया ही है कि उनकी शादी का इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया है, कि अब नहीं बन सकती इनमें, तब वो हुँ। दे जनरली शॉर्टन द टाइम और आपको जल्दी डिवोर्स ग्रांट कर देते हैं। अदरवाइज़ तो कोर्ट का आज से 10 साल पहले तक ये इंक्लिनेशन हुआ करता था कि अगर कोई डिवोर्स केस आया भी है ना एंड आपस में बात नहीं बन पा रही है, तो उनको इस बात के लिए थोड़ा एनकरेज करना होता था कि आप मीडिएशन में जाओ, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि शादी आपकी ना टूटे। आप ट्राई हुँ। करो, क्या पता कि आप आपस में बात करोगे तो हो जाएगा। और इसीलिए क्या होता था कि जैसे डिवोर्स में ना 2 मोशन साइन होते हैं, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन पे हस्बैंड और वाइफ साइन कर जाते हैं कि जी हमें डिवोर्स चाहिए, लेकिन फिर भी 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड रखा जाता था। मतलब रखा जाता है भी कि इस 6 महीने में भी अगर आपको लग रहा है ना यार कि आप बना सकते हो, आप मतलब वापस रह सकते हो साथ में, आप तो ज़रूरी नहीं है, आप मत आओ सेकंड मोशन साइन करने, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, कोर्ट वुड बी हैप्पी ओनली कि भई हुँ। नहीं करा डिवोर्स ग्रांट, है ना? तो हुँ। ये हमारा कल्चरल पर्सपेक्टिव है डिवोर्स के अराउंड कि शादी नहीं टूटनी चाहिए। तो आप सोचो ऐसे पर्सपेक्टिव से सीधा इस पे शिफ्ट होना कि शादी करने से पहले ही एग्रीमेंट साइन कर लो इज़ नॉट ईज़ी, या। मतलब अभी इट विल टेक टाइम, मे बी इट विल हैपन बट सो फार इट्स नॉट हैपनिंग और ये है भी नहीं। हुँ। तो ये होता है। जैसे पता है मूवीज़ के उसमें ना आई वुड से दैट देयर इज़ वन मूवी व्हिच आई थॉट वाज़ नॉट मिसरिप्रेजेंटिंग लॉ, दैट मूवी वाज़ पिंक। मतलब इन माय हाँ। ओपिनियन जैसे उसमें अल्टीमेटली व्हेन इट क्लैरिफाइज़ द कांसेप्ट ऑफ कंसेंट कि हुँ। अल्टीमेटली अ नो इज़ अ नो, कंसेंट आप विथड्रॉ कर सकते हो, आपकी अनइक्विवोकल कंसेंट होनी चाहिए।
किसी भी सेक्सुअल एक्ट में या किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आने के लिए। मोस्टली उसमें तो सेक्सुअल रेफरेंस में ही कहा गया था, सेक्सुअल एक्ट के रेफरेंस में। तो वो कंसेंट प्रॉपर, क्लियर, क्लीन, साउंड होनी चाहिए, विदाउट एनी हुँ, प्रेशर, एनी ड्यूरेस, एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुछ नहीं होना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। सो दैट इज़ द राइट प्रिंसिपल ऑफ लॉ। हुँ, अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कंसेंट दे रहे हो, दैट कंसेंट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कंसेंट। मतलब वो उसमें कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, कोई फ़ॉल्स प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, कुछ हाउ वुड यू से कि आपके आपके नशे में नहीं होने चाहिए हो आप, आपके पूरे सेंसेस काम करने चाहिए। तो वो कंसेंट इज़ अ वैलिड कंसेंट। सो दैट इज़ वन मूवी आई थिंक वाज़ एबल टू एटलीस्ट पास ऑन एक सही हुँ, चीज़ की कंसेंट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट कुछ लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि मूवीज़ ना रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपना सिनेमैटिक वैल्यू के लिए, थोड़ा ड्रामा करने के लिए, थोड़ा-सा गाने ऐड करने के लिए उनको कर देते हैं गड़बड़। हुँ, पर एटलीस्ट मेरा फिर ये था उसमें कि अगर आप कर भी रहे हो ना, यू आर टेकिंग क्रिएटिव लिबर्टीज़, देन जस्ट मेक श्योर यू राइट दैट वन स्टेटमेंट कि ये थोड़ा हुँ, लीगल पॉइंट है, इसका पढ़ लेना, इसको ऐसे विश्वास मत कर लेना इस पे सीधे-सीधे, हुँ, हुँ, दैट यू कैन डू ना। अगर आप सिगरेट पीने पे, दारू पीने पे वो स्टेटमेंट लेकर आ सकते हो, तो आप इस पे भी लेकर आ सकते हो ना, कि दिस हैज़ बीन हुँ, डन फॉर द ड्रामेटिक इफेक्ट ओनली और समथिंग लाइक दैट। हुँ। सो दैट इज़ माय ओपिनियन ऑन इट। हुँ। तो फिर सही नॉलेज कहाँ से लें हम? सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी फिर हमें? एक कॉमन इंसान को? पता है क्या? मतलब अगर आज से 10 साल पुरानी बात होती ना, तो फिर मैं ये कहती कि हाँ, मतलब थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है एक सही इन्फॉर्मेशन लेने का, किसी भी फ़ील्ड का। जैसे अगर कोई फ़ाइनेंस में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ाइनेंस कितना मुश्किल होता है यार, मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करूँ, मैनेज कैसे करूँ अपने फंड्स को, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। पर आज अपने डिजिटल लिटरेसी इतनी बढ़ गई है, अपने पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इतनी हो गई है, सोशल मीडिया पर इतना कंटेंट हो गया है, अनरेगुलेटेड है, आई वुड नॉट से एवरीथिंग इज़ करेक्ट, बट या इतना हो गया है, तो आई फील लाइक कि अब आप चाहो तो आप गेन कर सकते हो। हालाँकि वन्स अगेन आई वुड नॉट से कि अगर आप किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे हो, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, उस चीज़ को आपकी गूगल सर्च या सोशल मीडिया या वो एक्सीड कर जाएगा, वो नहीं करेगा। है ना? मतलब इट दैट कैन नेवर रिप्लेस द हुँ, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट या एक्सपर्टीज़ ऑफ अ पर्सन हू हैज़ बीन इंटो द फील्ड, वो नहीं करेगा। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल लिटरेसी व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि उसको ना वहाँ तक पहुँचने के तरीके आसान हो गए हैं। जैसे कि जैसे वुमेन रिलेटेड लॉज़ हैं, है ना? जैसे कि हुँ, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, स्टॉकिंग हो गया और पब्लिक वो वर्किंग प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉश जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ हुँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, वो हो गया। तो अब जैसे ये वाले टॉपिक्स थे ना, ये टॉपिक्स जब तक सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे या एग्ज़िस्ट नहीं करता था, तब तक ये ऐसे कॉमन कन्वर्सेशन के टॉपिक्स नहीं हुआ करते थे, है ना? हुँ, ऐसे नहीं पता चलता था कि अच्छा ये भी होता है या यहाँ पे भी एक कंप्लेंट की जा सकती है, ये सिर्फ़ लॉयर्स को पता होता था। और हुँ, स्पेशली फॉर वुमेन folk इट वाज़ डिफिकल्ट टू ask these questions or consider discussing about them with their हुँ, male counterparts because in most of the cases they are the perpetrators हुँ, हुँ, और दूसरा यू आर नॉट कंफर्टेबल आल्सो, है ना? ये कंफर्ट या तो अब हम जैसे मॉडर्न होती जा रही सोसाइटी बढ़ता जा रहा है बट अदरवाइज़ नहीं था। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण ये हुआ क्या है, ये गैप कम होता जा रहा है। एक तो पीपल आर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन, सही गलत तो चलो एक दूसरा बात हो जाती है, लेकिन आपको सिर्फ़ ये आइडिया होना कि अच्छा एक ऐसा लॉ एक्ज़िस्ट करता है, इज़ हुँ, अ बिग थिंग, राइट? पहले आपको नहीं पता होता था, पहले जब तक आप परेशान नहीं हो जाओ, फिर आपको कोई एक दूर से आके रिलेटिव बोलेगा कि भई तुझे ना इस केस में लॉयर के पास जाना चाहिए, केस करना चाहिए। कोई एक पढ़ा-लिखा 100 लोगों में से आके बोलेगा आपको, तब आपको लगता था कि अच्छा ये करना चाहिए और फिर उसके बाद भी इतने सारे आपके फाउंडेशंस होते थे, क्या आप पहुँच सकते हो? क्या आप एक अपने घर में पता चले बिना क्या आप वो इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो या आप अपनी केस डाल सकते हो? तो वो चीज़ अब चेंज हो गई है। अब मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि देखो ऑनलाइन अगर लॉयर्स भी हैं या कंसल्टेशन भी होती है फॉर दैट मैटर, तो कितना ईज़ी हो गया है औरतों के लिए
कि वो ऑनलाइन उस चीज़ को एक्सेस कर सकती हैं, कंसल्टेशन ले सकती हैं और उनको पता नहीं चलेगा किसी को, है ना? ओके। उनको कोई डर नहीं है। या हुँ, मान लो एक लड़की है, उसको प्रॉपर्टी या जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, जो अब तक सबको यही लगता है मोस्टली कि भई वो तो बेटे के पास ही जाती है, लेकिन राइट तो लड़की का भी होता है प्रॉपर्टी पे। तो अब ओके। वो अपने भाई से जाके पूछे कि भाई मेरा राइट है या नहीं? तो भाई तो मतलब इट माइट हाँ, हाँ, लीड हाँ। टू अ कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना? पॉजिटिव वे में ले, नेगेटिव वे में ले, कैसे भी ले, बट देन नाउ यू हैव इंटरनेट, यू हैव कंसल्टेशन अवेलेबल, तो गो देयर, आस्क, नो अबाउट योर राइट्स। जैसे आई टेल यू वेरी हुँ, इंटरेस्टिंग थिंग रिसेंटली ना, जैसे मुझे ये लगता था रवि कि जैसे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर जॉब्स है ना, तो ये जॉब्स ना मतलब जो जॉब कर रहा होता है मतलब बड़ा बुरा करती हैं उनके साथ, 10-10 घंटे काम कराती हैं, पे इतना कम होता है, कंडीशंस इतनी बुरी होती हैं और कुछ मिनिमम वेजेस भी नहीं होते हैं, किसी पे भी कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि मुश्किल कर रखा है। तो मेरे हुँ, को ऐसा लगता था कि यार बाहर तो इतने सारे लॉज़ हैं, मैं एंड आई एम टेलिंग यू, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मतलब ये सारी बातें मेरे को ऐसा लगता है कि पता होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ टाइम पहले तक नहीं पता थी, आई विल एक्सेप्ट दैट। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता था कि यार इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है ये चीज़, मतलब प्राइवेट सेक्टर, अनऑर्गनाइज़ सेक्टर, तो मतलब इंक्लूडिंग जैसे कि अपने किसी ब्रांडेड शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो लोग हमें कपड़े दिखाते हैं कि हम सेल्स हुँ, पर्सन्स होते हैं, इनके लिए तो कुछ है ही नहीं। देन आई रिसेंटली रियलाइज्ड, और मैंने थोड़ा-सा पढ़ाई की या थोड़ा-सा मेरे को इसके बारे में लगा कि यार आई थिंक आई शुड लुक इंटू इट, एंड आई स्टडीड एंड आई फाउंड आउट कि यार 1950 से लॉज़ हैं इस पे। मतलब उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करोगे, हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा आपका एम्प्लॉयर आपसे काम नहीं करा सकता है। उसके बाद आपको अगर एक्स्ट्रा काम करोगे तो ओवरटाइम मिलेगा। आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो इस तरीके से होने चाहिए, उसमें लंच ब्रेक होना चाहिए, आपकी छुट्टियाँ ऐसे होनी चाहिए, उन छुट्टियों में कितनी पेएबल छुट्टियाँ होंगी वो पेएबल होनी चाहिए। आपको जब अपनी छुट्टी जो आपकी किटी होती है लीव्स की, उसमें से आप कभी भी वैसे डिमांड कर सकते हो। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप कमिश्नर के पास, मतलब जो वहाँ का उस पर्टिकुलर एक्ट में कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, उसके पास कंप्लेन कर सकते हो, है ना? इंस्पेक्टर होता है, उसके आप कंप्लेन कर सकते हो। उस इंस्पेक्टर के जॉब होता है कि ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं किसी भी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, ये देखना। अब दिस इंक्लूड्स ऑल द एमएनसीज़ आल्सो, ऑल द आईटी कंपनीज़ आल्सो, बाहर से जो कंपनीज़ आ रही हैं, लोकल कंपनीज़ जो हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स भी इंक्लूड होते हैं। इसमें आपके, जैसे मैंने आपको बताया, शोरूम्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, ईटिंग हाउसेस भी इंक्लूड होते हैं, कैफ़ेज़ भी इंक्लूड होते हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, एवरीथिंग। और मुझे ऐसा लगता है ये अगर मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे बहुत कम ऐसा लगता है कि दुनिया हुँ, को पता है, और स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा। सही तो कह रहे हो। आप ये देखो ना, मतलब हमारे पास लॉज़ हैं, लेकिन हमें पता नहीं है उसके बारे में। अब मैं हुँ, अपने जैसे आई रन अ पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड आई पोस्टेड देयर। तो शुरुआत में तो पता है आई पोस्टेड कि भई आपसे 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता है एक हफ्ते में। तो जो एम्प्लॉइज़, जो मतलब प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज़ थे, उनमें से कुछ, उन लोगों ने कमेंट तो ये किया, "क्या कैसी अजीब बात कर रहे हो आप? कहा नहीं गया था, हम तो 10-10 घंटे काम करते हैं, हम तो 11-11 घंटे काम करते हैं, तो और अगर हम बोलेंगे जाके तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी और ऐसा कर देंगे और ये तो हो नहीं सकता, मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ, वहाँ पे नहीं होती ये चीज़, तो क्या बात कर रहे हो?" तो पीपल थॉट कि आई एम इम्पार्टिंग रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कि मेरी मेरी उसमें कमी हो सकती है, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब आप एम्प्लॉइज़ हो और आपकी मानसिकता ये बन गई है कि आपके वेलफेयर में कुछ नहीं हो सकता। एम्प्लॉयर के वेलफेयर में हो सकता है, आपके वेलफेयर में नहीं हो सकता। भेजिए, ऐसी लॉ एक्सिस्ट नहीं कर सकती जो ये देख रही हो कि मेरे को ओवरटाइम मिलना चाहिए अगर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो। तो पीपल वर डाउटिंग ऑन मी एंड देन आई रियलाइज्ड कि ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट हुँ, इट, इतनी भारी कमी है। अब आई गेट इट, देखो, लॉ बताना आसान होता है, एग्ज़ीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने के कारण, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, ऑप्शन ज़्यादा होने के कारण, एम्प्लॉयर, जो बंदा ऐसे बोलेगा, एम्प्लॉयर उसे हटा देगा। हुँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यार आपको कुछ पता भी है और आप उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करवा पा रहे हो जस्ट बिकॉज़ कि आपको अल्टीमेटली डर है। यार यूनियंस होती हैं, आप साथ में बात करो, आप एज़ अ यूनाइटेड फ्रंट रखो, पर ये चीज़ तभी होगी ना जब आपको इसके बारे में पता होगा।
मेरा काम है आपको इसके बारे में पता करना है, बताना है इसके बारे में। अब आपको पता है, आप कहोगे तो इस पे आप कंसल्ट करोगे तो आपको और तरीके भी मिल जाएँगे इसे एग्ज़ीक्यूट कराने के। लेकिन आप पहले मानो तो सही ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। आप उसके बारे में हुँ, पढ़ो तो सही। तो ये हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, पहले ये चीज़ लोगों में जैसे अब ये 1950 से एग्ज़िस्ट करते हैं, हर स्टेट के सेपरेट शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है और मोर और लेस सेम प्रोविजंस ही होते हैं उसमें। लेकिन ये हुँ, स्टेट के अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, तो इसलिए सेपरेट लॉज़ हैं, सेंट्रल लॉ नहीं है। बट हुँ, मतलब इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी अराउंड इट, आपको पता होना चाहिए दिस एक्सिस्ट और बिल्कुल। वो अब ईज़ी तो होता जा रहा है एंड स्पेशली आई थिंक फॉर वुमेन मतलब एटलीस्ट हुँ, जो वुमेन folk हैं उन्हें तो इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए कि अपनी हुँ, इन्फॉर्मेशन का एक्सपेंशन करें, पढ़ें चीज़ों के बारे में, जानें, कंसल्ट करें क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेशंस अब पॉसिबल हैं, ईज़ी हैं और येस लाइक मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। हुँ। ये ना मैंने नोटिस किया रेलवे स्टेशन पे भी होता है। आपको बहुत प्यास लगी हो और एक बॉटल जो होती है उस पे लिखा हुआ है एमआरपी ₹20 है, हुँ, पर आपसे ₹25-30 ले लेते हैं। किसी को ये पता ही नहीं है कि एमआरपी से ज़्यादा चार्ज कर ही नहीं सकते, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। और फिर लोग बोलते हैं यार छोटी-छोटी चीज़ के लिए हम कोर्ट थोड़ा ना जाएँगे, कंज्यूमर कोर्ट भटकेंगे। लेकिन एटलीस्ट में पता तो होना चाहिए कि एमआरपी से ज़्यादा चार्ज नहीं किया जा सकता। ये नहीं बहुत किया जा छोटी-छोटी सकता इन्फॉर्मेशन है जो कि लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, और मैं और अभी चाहूँगा कि पता है आप आप उसको बोलोगे ना वैसे मुझे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट अगर आप उससे बोलोगे ना, वो आपको हो सकता है एमआरपी पे दे भी दे। मतलब ज़्यादा चांसेस यही होते हैं, उसको ऐसे हुँ, सीरियसली बोल दो ना कि भाई ऐसे कैसे कर रहा है, तो वो दे देगा हुँ, आपको। आई हैव सीन दिस हैपनिंग बट हुँ, आपको फिर वो होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा ना, आपको ऐसे होगा कि यार हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है नहीं, तो आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोलोगे। ये इसलिए इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी। आप कुछ बोल रहे थे, हुँ। बताएँ? नहीं मैंने दवाइयों की दुकान पे भी होते देखा है यार। मैं बहुत हुँ, ज़्यादा शॉक्ड रह गया था जो मतलब जो बीमार इंसान है, उसके पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। वो देखेगा यार पैसे दूँ और बस सही हो जाऊँ। मैंने देखा कि टेबलेट के पीछे ₹65 लिखे हुए हैं, 65 लिखे हुए हैं और उससे वो ₹80 माँग रहा है, ₹70 माँग हुँ, रहा है। मतलब इस तरीके से। तो मैंने बोला ये बिल मतलब मैंने देखा उस बंदे का, मैंने बोला यार तो कहीं से मैच ही नहीं हो रहे ये दोनों। फिर वो जाएगा तू और उसके बाद वो बोलेगा जा कहीं और से ले ले दवाई, बहुत सिंपल ऐसे कर देगा। फिर मैंने बोला चल कंज्यूमर कोर्ट चलते हैं, चल इस पे करते हैं बात। फिर तो सबके साथ कर रहा है ये। उसने बोला नहीं यार मुझे नहीं पढ़ना इस चक्कर में यार। तो देख रहे हो हुँ, इन्फॉर्मेशन अगर मिलती भी है, जैसे आपने उनका बताया जो आपके कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे थे कि यार हमें हाँ, पता नहीं था ऐसे लॉज़ हैं। लॉज़ होंगे भी, पता भी चल गए, फिर भी कुछ एक्शन नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि यार वही है उनको पता है कि आगे जाके जो एफर्ट्स लफड़े तो होंगे, लगते क्यों हैं। फँसे हैं। हुँ। हाँ। हाँ, देखो एफर्ट्स तो लगते ही हैं और मतलब हर कोई पोज़ीशन में भी नहीं होता है उनको करने के लिए, इसीलिए जो करता है तो थोड़ा-सा उसको सपोर्ट ही कर देना चाहिए या फिर एक एटलीस्ट यार इन्फॉर्मेशन है तो आपस में सर्कुलेट तो कर लो ना। आप नहीं कर पा रहे हो, क्या पता आप किसी को बताओ वो ज़्यादा नाराज़ हो जाए और बोले मैं जाऊँगा कंज़्यूमर कोर्ट। कम से कम हुँ, इन्फॉर्मेशन तो पास ऑन करो ना, बताओ तो सही लोगों को इसके बारे में कि ये होता है भाई। हुँ। बाहर देखोगे आपने कई बार ये न्यूज़ सुनी होगी कि एक इंसान ने एक कंपनी पे केस ठोक दिया कि भाई मेरा जो डाटा है तूने लीक किया कहीं पे जाके और फिर वो केस जीत जाता है और काफ़ी पैसे उठा लेते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं होता क्योंकि वो अवेयर है, उसको पता है, उस अवेयरनेस के हुँ, कारण वो एक्शन ले पाया और उसके बाद उसको वो फ़ायदा मिला। पर यहाँ पे राइट अवेयरनेस नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके ना छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आएँगे अभी और बात करेंगे उनके ऊपर जो लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है? हाँ, बेसिक चीज़ों से। बस एक चीज़ ना रवि मतलब अच्छा। बिकॉज़ आई एम गेटिंग दिस प्लेटफ़ॉर्म तो एक चीज़ इसी से रिलेटेड मैं बस ये वाली बात और बोलना चाहूँगी। जैसे हुँ, कि ना आई आई फ़ील लाइक कि अपनी थोड़ी सोसाइटी में भी या इन जनरल जो है देयर इज़ अ वेरी मच डिसकॉन्सोनेंस आई वुड से मतलब कॉन्फ्लिक्ट है एक तरीके से कि लोगों हुँ, को मोरालिटी और लॉ के बीच में ना डिफ़रेंस नहीं पता। जैसे लोग यूजुअली मोस्ट ऑफ अस फेल टू रिकॉग्नाइज़ दैट not everything immoral is illegal and not everything legal is not necessarily moral, है ना? हुँ। मतलब कि अगर आपने कुछ मतलब आपने कोई एक्ट किया है, इट माइट बी एन ऑफेंस बट नॉट नेसेसरीली इट इज़ इल्लीगल मतलब इमोरल, है ना? टू मेक इट इन अ मतलब मोर एबॉर्शन का अंडरस एग्ज़ाम्पल दे दो, एबॉर्शन का एग्ज़ाम्पल देके समझा दो इसे। जैसे आप हाँ, देखोगे कुछ जगह पे एबॉर्शन जो है हाँ। हाँ, जैसे अबॉर्शन हो गया, तो अबॉर्शन इन जनरल जो है लोगों को इमोरल लग सकता है, लेकिन एक सर्टेन
I would not say abortion, I would say medical termination of pregnancy. That is a more appropriate word. क्योंकि हमारे यहाँ पे एक certain weeks तक medical termination of pregnancy is allowed. अब in general कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं जी एक बार pregnant हो गए तो termination is equivalent to murder, जैसे कि US में कई लोगों को लगता है, but ऐसा नहीं होता है. It might be immoral for you, but so long as it is not illegal, तो तब तक वो चीज़ की जा सकती है. अब जैसे इसके और एग्ज़ाम्पल होते हैं, जैसे कुछ जैसे कि आप पर्सनल रिलेशनशिप्स में झूठ बोल रहे हो. अब ऐसा हुँ, आपको नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन अगर आप कर रहे हो तो पुलिस थोड़ी ना पकड़ के ले जाएगी, है ना? हुँ, जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो और आपको कोई दिखता है यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ है तो इसकी हेल्प कर दूँ तो ये बच जाए. आप कर दोगे तो इज़ अ वेरी गुड थिंग, है ना? मॉरल रहेगा. मॉरल हुँ, सेंस में आप उसकी हेल्प कर सकते हो. नहीं करोगे तो इमोरल होगा. लेकिन आप नहीं करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि कल को आपके ऊपर ऑफेंस बन जाएगा कि भैया आप बचा सकते थे, उसको आपने बचाया नहीं. इट्स नॉट एन ऑफेंस. इट हुँ, मे बी अनएथिकल थिंग, बट इट इज़ नॉट एन ऑफेंस. सिमिलर जैसे कि इनफैक्ट पता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज़ की ये वेबसाइट है, उसपे ये गुड समैरिटन लॉ भी लिखा हुआ है कि गुड समैरिटन लॉ क्या होता है कि अगर कुछ मान लीजिए कि आप में किसी ने बिना किसी हुँ, रिटर्न एक्सपेक्ट किए हुए किसी की हेल्प की, किसी स्ट्रेंजर की, तो अब भई उसको फिर हैरेस नहीं किया जाएगा, उसको परेशान नहीं किया जाएगा. अब हाँ, अगर आप गुड समैरिटन हो, तो इट इज़ गुड फॉर यू, है ना? आपको ठीक है प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन अगर आप नहीं हो, तो आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है. सो दिस इज़ वेयर हुँ, यू हैव टू डिस्टिंग्विश कि देखो मोरालिटी अलग होती है और लीगैलिटी अलग होती है. जैसे इसका ना एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है अपने उसमें इन्फिडेलिटी इन मैरिज. जैसे मैं हुँ, बताती हूँ अम, आपकी शादी हो गई है और आपका अफ़ेयर चल रहा है, तो इससे पहले तक क्या मतलब अभी अमेंडमेंट से ये वाला लॉ चला गया, लेकिन उससे पहले तक क्या हुआ करता था कि जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, वाइफ का अफ़ेयर चल रहा है, तो वाइफ का जिस बंदे से अफ़ेयर चल रहा है, दैट पर्सन वाज़ अ क्रिमिनल अंडर द लॉ. उसके उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है. मतलब वाइफ को पनिशमेंट नहीं है, लेकिन वाइफ का जिसके साथ अफ़ेयर चल रहा है, उसको पनिशमेंट हुँ, है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर का. तो ये फिर इवेंचुअली मतलब इट वाज़ नॉट राइट, मतलब इट इज़ नॉट अ गुड या लॉ, तो उसको रिपील कर दिया गया. लेकिन अब पता है क्या हुआ, एक दिन मेरे पास ना एक क्लाइंट का फ़ोन आता है, समबडी रेफर्ड हर टू मी एंड शी टोल्ड मी कि मैम मेरा ना मेरी लाइफ़ ख़राब हो गई, मेरे हस्बैंड का अफ़ेयर चल रहा था किसी के साथ. अब वो अफ़ेयर में ना उसने तो मेरे को, मेरी बेटी को, 10 साल की बेटी है मेरी, हमें छोड़ दिया, उसके साथ रह रहा है. अब वो तो मस्त रह रहा है, हम लोग नहीं रह पा रहे हैं. अब वो कल को ये भी बोले कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ मेंटेन करने के लिए और तुम रहो और तुम्हें वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन मेरे को परेशानी तो हो रही है ना, मैं तो रह गई, हुँ, है ना? और हाँ, मेरा हस्बैंड भी चला गया, बट इट इज़ नॉट एन ऑफेंस. मतलब मैं क्या करूँ? मतलब मुझे ना इस चीज़ की परेशानी है कि कल को मतलब मेरी बेटी को ताने सुनने पड़ रहे हैं, मेरी बेटी का हैरेसमेंट फ़ील करती है, मेंटल एगनी होती है उसे, मैं मेंटल एगनी फ़ील करती हूँ जब मुझे बोलते हैं कि तेरा पति तो किसी और के साथ है और ऐसे है, तो मैं उसका क्या करूँ? मतलब हुँ, कि मैं चाहती हूँ वो जेल जाए हमारी लाइफ़ खराब करने के लिए, वो करने के लिए, है ना? उसने किया तो गलती है, हुँ, लेकिन ऑफ़ेंस नहीं है, इमोरल है, अनएथिकल बिल्कुल, है, ऑफ़ेंस नहीं है। तो अब उस हुँ, चीज़ में मतलब आई कुड से कि हाँ, ठीक है, आप मेंटेनेंस का केस फाइल कर दो, आप क्रूअल्टी का केस फाइल कर दो। क्रूअल्टी का फाइल कर दीजिए, वो बोलेगा डिवोर्स ले लो, बोलते डिवोर्स तो मैं देना ही नहीं चाहती हूँ, डिवोर्स दे दूँगी तो वो तो शादी कर लेगा जाके और वो तो हुँ, मस्त हो जाएगा, वो भूल ही जाएगा हमारे बारे में, वो नहीं है। अब ठीक है, देखो लोगों के जजमेंट्स अलग हो सकते हैं इस बात पे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ कि उसकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, उसके लिए कोई लॉ नहीं है। वो मतलब शी कैन नॉट हुँ, सू हस्बैंड फॉर हैविंग एन अफेयर. वो डिवोर्स ले सकती है अलग बात है, मेंटेनेंस ले सकती है अलग बात है, पर वो ये नहीं कर सकती कि उसको जेल पहुँचा दे क्योंकि उसका अफेयर चल रहा है. सो दैट हुँ, इज़ व्हाई आई थिंक इमैनुअल कांट ने ये कहा हुआ है कि इन लॉ अ मैन इज़ गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट ऑफ अदर्स, इन एथिक्स ही इज़ गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो. मतलब एथिकली हुँ, तो अगर आप सोचोगे भी ना तो आपने ऑफेंस कमिट कर दिया है, लेकिन लॉ में जब किया है तब होता है. सो दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस. तो लोगों को हमेशा कोई भी चीज़ मॉरल
और एथिकल और लीगल इसमें देखना चाहिए, ना कि सिर्फ़ एक हुँ, मोरालिटी के नाम पे। अभी जैसे पहले सेम सेक्स रिलेशनशिप्स वर नॉट अलाउड, है ना? इवन अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप सेम सेक्स मैरिज इंडिया में सेम ना, इंडिया में तो अलाउड अभी भी नहीं है। हाँ, इंडिया में अलाउड नहीं है। आई मीन टू से कि जैसे पहले इसको अननेचुरल हाँ, ऑफेंसेस में आता था, सेम इस सेक्स टाइप का रिलेशनशिप हाँ, 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 हाँ। रिलेशनशिप। तो वो उस टाइम के हिसाब से इमोरल था, पहले के हाँ, हिसाब से। अब वो इमोरल नहीं रहा, तो वो एज़ एन ऑफेंस भी हट गया। तो मतलब लॉ जो है ना स्टैटिक नहीं है, इट्स हुँ। डायनामिक। और मतलब मोरालिटी जैसे भी हाँ, मोरालिटी मोरालिटी भी तो भी है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव बिल्कुल है ना, तो वो जैसे अभी मॉडर्नाइज़ हो रहे हैं हम, तो हमें समझ में आ रहा है कि यार इसको भी आने देते हैं, है ना? हाँ। एग्ज़ैक्टली। तो ये सारी चीज़ें ना इवॉल्व होनी चाहिए। जैसे-जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, वैसे-वैसे हमारी लॉ भी इवॉल्व होगी। जैसे-जैसे मोरालिटी इवॉल्व हो रही है, वैसे-वैसे लॉ भी होगी। लेकिन हाँ सब्जेक्टिवली देखा जाए तो भई दोनों चीज़ें ना इक्वल नहीं होती हैं। आप दोनों चीज़ों को ये नहीं हुँ, कह सकते हो ये है तो ये है। जैसे पहले सती प्रथा हुँ, हुआ करती थी भई, सती प्रथा हुँ, स्लेवरी फॉर दैट मैटर या स्लेवरी यूज्ड टू बी उसको भी लीगल। जस्टिफाई कर देते हैं, हाँ, उसको भी जस्टिफाई कर देते हैं। हुँ, है ना? बट दैट हुँ, डज़ नॉट मेक इट लीगल ना, इट इज़ इमोरल। तो हुँ, ये है कि अगर कोई चीज़ इमोरल है तो ज़रूरी नहीं है वो इल्लीगल है और कोई चीज़ लीगल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इमोरल नहीं होगी। हुँ, या या हाँ, अब आप हाँ, तो पूछ रहे थे स्पेसिफिक चीज़ें। हुँ, हुँ। वही मैं कह रहा था कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं सोच के आया हूँ कि उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। हाँ तो बहुत जी। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे भी नहीं पता। पर्सनली बताऊँ, मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी उठा के नहीं देखा कि मुझे पता होना चाहिए। तो मैं आज आपसे जानना चाहूँगा, ठीक है? सबसे पहले बताओ कि जैसे हमने सुनते हैं ना ये कि उसके खिलाफ यार एफआईआर दर्ज हो गई, तो डर जाता है इंसान, "ओ भाई क्या हो गया, क्या हो गया?" तो हाँ ये बताओ जी। कि एफआईआर होती क्या है? और क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद ही डर जाना चाहिए कि यार अब तो बस सब कुछ खत्म हो गया? ठीक है। देखो इसके लिए ना जैसे आई वुड बिगिन विद आई थिंक एवरीबॉडी शुड नो 2 तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ओके, ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इन सिंपल लैंग्वेज थोड़े सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जिसमें सीधा पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उतने सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते हैं और उसमें पहले क्या होता है कि आप मतलब सीधा पुलिस आपको वो नहीं करेगी, अरेस्ट नहीं करेगी, परमिशन चाहिए होती है। मतलब बेसिकली क्योंकि वो इतने सीरियस नहीं होते हैं कि आप भाग जाओगे या कुछ ऐसा करा जाए, टैम्पर करोगे, इसलिए देयर इज़ सम लिबर्टी। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और ऑफेंस इस तरीके का है जैसे मर्डर का हो गया या हर्ट का ग्रीवियस हर्ट का हो गया, आपने किसी को इतना लीथली हर्ट कर दिया, तो उसमें चांसेस होते हैं कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, है ना? हुँ, क्योंकि ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सीरियस नेचर के हैं, रेप हो गया, रॉबरी हो गया, इसमें लेके जाएगी क्योंकि चांसेस हैं कि अगर आप बाहर रहे, तो आप एविडेंसेस टैम्पर कर सकते हो, तो अक्यूज़ पर्सन्स को वो ले जाते हैं। बट एफआईआर का मतलब हमेशा ये भी नहीं होता है जैसे कि अगर आपकी उसने वाइफ ने क्रूअल्टी की एफआईआर करा दी भई कि ये मेरे को तंग करते हैं, हस्बैंड के खिलाफ करा दी या हस्बैंड फैमिली मेंबर्स के खिलाफ करा दी। तो इन सच केसेस थोड़ा पुलिस भी अपने लेवल पे इंक्वायरी करती है सबसे पहले कि क्या ऐसा एक्चुअल में हुआ है क्योंकि सीधा अरेस्ट नहीं करती है, किसी की भी लिबर्टी आप ऐसे ही नहीं खत्म कर सकते हो, यू हैव टू सी। तो कुछ केसेस में अ, पुलिस के पास भी ये डिस्क्रेशन होता है कि वो अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे और एलिगेशंस का देखे कि ये सच हैं या झूठे हैं या पोटेंशियली सच हो सकते हैं या झूठ हो सकते हैं, उसके बाद होता है। लेकिन हाँ, हुँ, जनरली अगर आपको पता चलता है कि किसी सीरियस क्राइम में आपका नाम आ गया है, सो व्हाट पीपल डू इज़ दे अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल कि अगर आपको लग रहा है कि भई आपको पुलिस लेके जा सकती है, तो आप एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देयर आर सफिशिएंट थिंग्स विद यू कि जहाँ पे अगर पुलिस बेसिक इंक्वायरी करेगी उसी में पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल कल्प्रिट नहीं हो या फिर आपके पास अच्छा खासा डिफेंस है उस चीज़ का, तो आप पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट भी कर सकते हो। बट देन दैट इज़ समथिंग व्हिच डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। सो आई से कि अगर ऐसा आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ कंसल्ट अ लॉयर। उसे पता होगा कि उस पर्टिकुलर केसेस में क्या इंक्लिनेशन रहता है, क्या आपके जो फैक्ट्स हैं वो आपके फ़ेवर में हैं या नहीं है, या एंटिसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई करना चाहिए या कोऑपरेशन करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो आपको वो सजेस्ट करेगा। बट हाँ, एफआईआर हो जाती है तो एज़ अ मैटर ऑफ राइट पहले तो एफआईआर
निकलवाइए, आपको मिलनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके खिलाफ क्या ऑफेंसेस लगे हुए हैं। तो दिस इज़ डोंट पैनिक कॉन्टैक्ट अ लॉयर। हाँ, हाँ ओके। जी। आपने ना एक वर्ड यूज़ किया एंटीसिपेटरी बेल, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि ये क्या होता है और कब का हम ये इस बेल को मतलब यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने वर्ड यूज़ हुँ, किया एंटीसिपेटरी बेल? हाँ जी। हुँ, तो बेल ना 2 तरीके की हो गई, मतलब वैसे तो 2-3 तरीके की होती हैं बट मेजरली इट्स अ रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है कि जैसे अगर आपको पता चल रहा है कि आपका नाम आने वाला है किसी इन्वेस्टिगेशन में या किसी एफआईआर में आ गया है एंड देयर आर चांसेस कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो एज़ अ प्रिएम्प्टिव एक्शन आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो कि भई मुझे ऐसा लग रहा है कि आई माइट गेट अरेस्टेड, पुलिस इज़ आफ्टर मी, बट आई वांट टू टेक अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द अरेस्ट। हुँ, तो उस चीज़ के लिए आप बेल अप्लाई करो। कोर्ट के अपने अलग थ्रेशोल्ड्स होते हैं आपका देखने का केस कि शुड यू बी गिवन एंटिसिपेटरी बेल और नॉट। अगर लगता है तो मिल जाएगी। एक सर्टेन टाइम पीरियड तक मिल जाएगी। ये हो जाएगा कि ठीक है पुलिस आपके पास आके आपसे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा और चार्जशीट फाइल होने तक या कुछ होने तक आपको एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाएगी। या ओके, है ना? तो इस केस में आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, आपको अरेस्ट होने से पहले ही ये मिल जाती है। रेगुलर बेल क्या होती है, आप अरेस्ट हो गए, जेल चले गए, उसके बाद आपने बेल अप्लाई की कि मेरे को अब बेल चाहिए, मेरा इसमें ये नहीं है और इन्वेस्टिगेशन हो गई है या फिर मेरे खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं है तो मुझे बेल दे दो। ये 2 तरीके की बेल होती है और एक डिफ़ॉल्ट बेल भी होती है, उसमें ये होता है कि 3 महीने तक आपको रखा गया जेल में और चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई तो फिर आपको बाय ऑटोमैटिकली वो मिल जाती है, बेल मिल जाती है। ओके, ये होता हुँ। है। मान लो अगर पुलिस मना कर दे कि मैं नहीं लिख रही एफआईआर जा, तब क्या करें? हाँ, वेरी नाइस। सो व्हाट ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। पता है लॉयर्स के लिए क्या होता है कि एक काफ़ी हुँ, आई वुड से गिल्टी प्लेज़र ऐसे होता है कि जैसे कई बार ना पुलिस जब गड़बड़ करती है ना तो लॉयर्स को बड़ा अच्छा लगता है। मतलब कि अब देखते ये हैं। कहावत भी है पता है आपको कि बनती नहीं है दोनों हाँ, की? हाँ, बनती नहीं है दोनों की। मतलब जनरली लाइक क्योंकि क्या है ना कि हमारी कंट्री में ना हुआ क्या है कि अ हम लोगों ने मे बी बिकॉज़ इतने सालों तक ब्रिटिश राज रहा हमारे ऊपर या क्या रहा, पुलिस को हमने ना एज़ अ बॉस मान लिया है या ऐसे हुँ, डरने वाली चीज़ मान लिया है कि यार इनसे तो डर लगता है देख के इनको। ये पता नहीं क्या करते डंडा मार जाएँगे या पता नहीं जेल ले हुँ, जाएँगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो ये अभी तक थॉट है मोस्ट ऑफ द पीपल उन लोग को यही लगता है कि यार पुलिस ना पड़े या पुलिस ना आए। हुँ, जबकि यार पुलिस आर मेंट टू सर्व द सोसाइटी आर मेंट टू सर्व यू। ऐसा हुँ, नहीं है कि मतलब आपको उनके पैर पकड़ने हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें भी आपके पैर नहीं पकड़ने हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आपको ऐसा नहीं उनके पास कोई एक्स्ट्रा हुँ, पावर नहीं होती है कि वो राह चलते आपके थप्पड़ मार के चले जाएँ और कोई उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी ना हो। तो एक तो ना सबसे पहले ये चीज़ का हुँ, बदलना बहुत ज़रूरी होता है कि दिमागी परसेप्शन बदलना बहुत वो होता है। क्योंकि पता है इसका फ़ायदा ना पुलिस वाले भी उठाते हैं। उनको पता चल गया ना आप घबरा रहे हो हुँ, या आपको है एक इन्हेरेंट डर है पुलिस का या उसका, तो वो थोड़ा भी रौब से बोलेंगे ना आपके वैसे ही हाथ जुड़ जाएँगे कि मुझे माफ़ कर दो सर। तो हुँ, ये हुँ, चीज़ भी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट यू शुड नो कि भई दे आर देयर टू हेल्प यू आउट, दे आर देयर टू असिस्ट यू, दे आर नॉट देयर टू रूल ओवर यू, सो दैट। अब जैसे कि हुँ, अब आपने पूछा कि भई मेरी वो रजिस्टर नहीं कर रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है मान लीजिए आपको पता है सीरियस ऑफेंस हुआ है और उसमें भी नहीं रजिस्टर कर रहा है। तो वैसे तो देखो मैं आपको बोलूँगी कि काफ़ी सारे रिकोर्सेज़ होते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हो मजिस्ट्रेट के सामने कि भई आप एफआईआर के डायरेक्शन लेने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने डाल सकते हो। एप्लीकेशन ये सब हो सकता है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊँ अगर अगर आप पुलिस स्टेशन पहुँच रहे हो और एक कॉग्निजेबल क्राइम आपके साथ कमिट हुआ है और वो नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले ना आप वहीं से वहीं 100 नंबर पे दोबारा कॉल कर दो और मतलब दोबारा क्या कॉल कर दो, 100 नंबर पे कॉल कर दो और बोलो कि भई यहाँ पे मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ, मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ था और यहाँ पे ये जो है मेरे लिए मेरा एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे हैं। वो होता क्या है रवि 100 नंबर की कॉल्स जो होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है? वो एज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड भी बन जाती हैं, पार्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बन जाती हैं और क्योंकि वो वैसे भी रिकॉर्ड होती हैं तो यू कैन ऑलवेज़ रेफर टू इट कि भई मैंने तो बताया था इन्होंने नहीं किया और जब ये होता है ना तो सबसे ज़्यादा पुलिस रिकॉर्ड से डरती है। हुँ, पुलिस और किसी चीज़ से नहीं डरती है, पुलिस रिकॉर्ड से डरती है। एनीथिंग इन रिटन, एनीथिंग इन अ रिकॉर्डेड फॉर्म या कुछ भी जो ये दिखा सकती है कि
पुलिस का ये ड्यूटी थी, इन्होंने ये नहीं किया। 100 नंबर हुँ। पे कॉल करके रिकॉर्ड बना दो उसका। क्योंकि आप वैसे तो अगर आप उसको एफआईआर अपनी कंप्लेंट दे रहे हो, कह रहे हो एफआईआर लिख ले, वो नहीं लिख रहा है, तो इसका चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन किस चीज़ का रिकॉर्ड है, आपने 100 नंबर पे कॉल किया था, इसका रिकॉर्ड है। जैसे हुँ। एक मुझे याद है एक केस था, उसमें क्या हुआ था कि भई एक आदमी के साथ मारपीट कर दी थी। अब मारपीट कर दी थी तो अपने उसमें जो आपको इंजरीज़ होती हैं, जिस भी बंदे के साथ मारपीट की गई है, तो उसको ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एमएलसी रिपोर्ट बनवानी पड़ती है, मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट होता है। उसमें ये होता है कहाँ-कहाँ चोट लगी, क्या-क्या है। तो वो तभी के तभी बनवानी होती है ताकि आपकी सारी वो जो है हुँ, हुँ, इंजरीज़ ऑन रिकॉर्ड आ जाए, तो उसमें यूजुअली पुलिस की प्रेज़ेंस चाहिए होती है। अब किसी एक हुँ, केस में पुलिस मना कर रही थी कि नहीं-नहीं, क्योंकि क्या था कि अगर एमएलसी होगी तो ऑन रिकॉर्ड आएगा, फिर एक और केस बनेगा। हो सकता है आपस में थोड़ा-सा समझौता हो के एफआईआर ही ना दर्ज करनी पड़े। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबके रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं ना, अगर किसी हुँ, पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऑफेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो पुलिस पे ही आती है ना फिर बात। तो ऐसी हुँ, चीज़ करने के लिए वो मना करते हैं। तो भई उसने मना कर दिया कि नहीं, नहीं मैंने नहीं आना। तो बंदे को पता था कि 100 नंबर पे कॉल करना है, उसने तुरंत 100 नंबर पे कॉल कर दिया कि भाई साहब मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ एमएलसी कराने के लिए, ये पुलिस ये जो कांस्टेबल है ये मना कर रहा है मेरे से कि मैं हुँ, नहीं आ रहा या मैं नहीं करवाऊँगा आपकी या ये नहीं कराऊँगा। तो दैट इज़ इट, एक अपने आप में एविडेंस बन गया, वो बिल्कुल करेगा अब। हुँ, 100 नंबर पे आप कॉल करोगे, दूसरा पुलिस वाला आ जाएगा उधर कि हाँ जी, क्या हो रहा है? सो द मोमेंट यू शुड ऑलवेज़ बी अवेयर व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू शुड क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ इट। इट इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू हेल्प यू लास्ट में। तो अगर पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, अगर कोई और भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ट्राई टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ इट। वो आपको हुँ, इट विल ऑलवेज़ बी हेल्पफुल। ये हो गया। तो अब हाँ, भई अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है, कॉल कर दो। ओके, उसके सामने कॉल करोगे तो और उसे वो लगेगा अच्छा ठीक है। हुँ, एंड इन रियलिटी पुलिस वाले कोर्ट्स में देखने लायक होते हैं, मतलब जज के सामने जो मतलब एक एक भीगी बिल्ली। डिमीनर होता है ना उनका, मतलब आप ये देखोगे ना कि रोड पे चलते हुए और उसपे तो ऐसे होते हैं और जज के सामने क्या डिमीनर होता है भाई। मतलब आई वाज़ शॉक्ड माय सेल्फ, इट्स लाइक कि मतलब बाहर देखो तो ऐसे और यहाँ पे देखो तो ऐसे। अब चलो मान के चलते हैं कि पुलिस ने मेरे को इल्लीगली डिटेन कर लिया, पकड़ लिया मेरे को फालतू में, ठीक है? मुझे पता है कि मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पीटे जा रहे हैं। तो वो कर सकते हैं ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर अनफॉर्च्युनेटली ऐसा हो भी गया है कि चलो आपके साथ आप फ़ोन भी नहीं कर पाए, आप किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए, आपसे फ़ोन छीन लिया गया, मतलब बुरी से बुरी सिचुएशन ही हो गई और ले गए आपको पीटने लगे। आप बाहर आके तो करोगे कंप्लेन। एफआईआर सिर्फ़ बाकी लोगों के अगेंस्ट नहीं होती है, पुलिस के अगेंस्ट भी हो सकती है। एक्शन सिर्फ़ ऐसा नहीं है रैंडम लोगों के अगेंस्ट लीजिए, पुलिस के अगेंस्ट भी एक्शन लिया मैं जाता है, कैसे कोर्ट करूँगा? अप्रोच किया जा सकता और है। पुलिस पुलिस के खिलाफ एफआईआर कैसे कहाँ करूँगा? वेबसाइट पे? पुलिस नहीं, आप अरे देखो एफआईआर का ना पहले ऐसे हुआ करता था कि एफआईआर में थोड़ा-सा ये इश्यू हो जाता था कि जिस ज्यूरिसडिक्शन में क्राइम हुआ है, उसी ज्यूरिसडिक्शन में एफआईआर करानी पड़ेगी। जैसे मान लो कि आप दिल्ली में हो, लाजपत नगर में आपका ऑफेंस हुआ है, तो आपको हुँ, लाजपत नगर के थाने में ही वो करवाना पड़ेगा। लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो गई है। आप कहीं पे भी हो, वहाँ के थाने में आप कंप्लेंट डाल दो, एफआईआर डाल दो। इनफैक्ट आप उस थाने में भी डाल सकते हो, लेकिन ठीक है, थोड़ा है आपको डर लग हुँ, रहा है या कोई चीज़ है, तो अगर आप उस थाने में नहीं डाल पा रहे हो, तो आप वहाँ के लोकल मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट कर दो। मैजिस्ट्रेट माने आप कोर्ट में जाके कर दो, है ना? हुँ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसके सामने आप कंप्लेंट कर दो कि भई मेरे साथ ये हुआ है, अब आप मुझे बताएँ। मतलब ये एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, मैं करवा भी नहीं सकता हूँ, मुझे डर है कि मैं एफआईआर रजिस्टर करूँगा मुझे दोबारा पीट देंगे। आप वो करो और इनफैक्ट ये तो बहुत सीरियस ऑफेंस होता है अगर पुलिस आपके साथ ऐसा करती है। मतलब इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, मतलब जल्द से जल्द आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, डोंट टेक इट लाइटली। चलो मान लो कि मैंने कुछ किया भी है, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? मैंने कुछ किया, तब भी पीट सकते हैं मेरे को इस तरीके से, बुरी तरीके से? नहीं, नहीं, पीट नहीं सकते हैं। देखो एक लेजिटिमेट फ़ोर्स यूज़ कर सकते हैं पुलिस। अब क्या है लेजिटिमेट फ़ोर्स की कोई डेफ़िनिशन नहीं होती है। बट स्टिल जो एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको या जिनको पता होता है कि लेजिटिमेट फ़ोर्स का क्या मतलब होता है, वो उतनी ही यूज़ की जा सकती है। अब आपको जब आप अरेस्ट होते हो, तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है ना? आप आज अगर 5 बजे हुए हो, तो कल 5 बजे से पहले आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। मैजिस्ट्रेट आपसे पूछता हुँ, है, भई मतलब क्या हुँ, है आपका वो रहा कोई इंजरी व आप वहाँ पे बोल दो, पीटा है मेरे को। हुँ, फिर आपको पुलिस के साथ नहीं भेजेंगे, फिर आपको वो जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे, अगर ऐसा हुआ है। हाँ, तो
अक्यूज़ पर्सन या जो भी पर्सन पुलिस पकड़ लेती है, उसके सेफगार्ड्स हैं, पता होने चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता है कि भई मैं बोल सकता हूँ जज के सामने मुझे पीटा है और पुलिस वाला पहले ही बोल के जाए कि अगर तूने जज को कुछ बोला तो मैं तेरे को डबल पीटूँगा। तो वो नहीं बोलेगा। लेकिन राइट क्या होता है कि जज अगर आपसे पूछता है कि मार पड़ी है या कोई इंजरी हुई है या कुछ है, वैसे तो जज का खुद प्रेरोगेटिव होता है कि वो चेक करे अच्छे से। लेकिन जनरली होता क्या है, केसेस इतने सारे होते हैं, मतलब अक्यूज़ पर्सन्स इतने सारे प्रेज़ेंट होते हैं। कई बार जज पूछ भी लेते हैं कि ऐसा हुआ क्या? या कुछ मतलब आपको है, कोई दिक्कत है या मारपीट हुई है, कुछ भी हुई है। अगर उसमें बोल दो हुई है तो फिर आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, पुलिस के साथ वापस नहीं भेजा जाता है। तो दैट इज़ समथिंग यू हुँ, शुड नो। नहीं पता है तो हुँ। फिर आप क्या पता घबरा जाओ। ओके, यस। यहाँ पर जब अरेस्ट करने आती है पुलिस और एक बाहर मैंने मूवीज़ में देखा है, वहाँ पे एक फ़र्क होता है। आप भी जानते हो कि वो उसको पकड़ते हैं, उनके दोनों हाथ पीछे करते हैं और उसको बोलते हैं, "यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट।" ठीक है? हुँ, अब हमारे यहाँ पे यू आर अंडर अरेस्ट बोल बोल के पकड़ के ले जाते हैं। तो हुँ। वो राइट टू रिमेन साइलेंट क्यों बोला जाता है और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? हाँ, एक तो ना सिर्फ़ अंडर अरेस्ट बोल के पकड़ के नहीं लेके जाना होता है, कई सारे सेफगार्ड्स हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये भी है कि भई आपको इन्फॉर्म करना चाहिए आपको किस चीज़ के लिए पकड़ रहे हैं और साथ में आपके घरवालों को किसी एक बंदे को इन्फॉर्म करना चाहिए कि इसको पकड़ के यहाँ पे लेके जा रहे हैं। ओके। है ना? ये चीज़ होनी चाहिए। तो रही बात इसकी कि राइट टू रिमेन साइलेंट और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। देखो, जो वो है कि वहाँ पे कौन-सा 25th अमेंडमेंट होते हैं, 5th अमेंडमेंट राइट्स होते हैं। अ, 5th अमेंडमेंट राइट्स होते हैं यूएस में कि भई अपने वी हैव राइट टू रिमेन साइलेंट एंड गेट एन एक्सेस टू एडवोकेट। अपने यहाँ क्या होता है कि अपने यहाँ थोड़ा उससे सुपीरियर है आई वुड से कि अगर आप को अरेस्ट किया जा रहा है ना और पुलिस आपके स्टेटमेंट्स में आपसे पीट-पाट के या एनी वे आपको कन्फेशन करा भी लेती है, तो कन्फेशन पुलिस को दिया हुआ एडमिसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये हुँ, डीम किया जाता है कि ये अंडर ड्यूरेस लिया गया होगा। So हुँ, that confession has to be substantiated with independent evidences. अगर आप मान भी लेते हो आपने किया है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने एक्चुअल में मर्डर किया है, उसने बता दिया जी मैंने मर्डर किया है ना? ये पुलिस को जाके बता दिया, पुलिस ने नोट डाउन कर लिया। अब पुलिस जाके कोर्ट में बोले कि देखो इसने मेरे सामने बोला था मैंने मर्डर किया, ये किया, वो किया है, तो अब इसको कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपका हुँ, राइट किया है मतलब अज़्यूम किया जाता है, फंडामेंटल राइट है कि एक तो हुँ, कोई बंदे को फ़ोर्स नहीं किया जाता है टू सेल्फ इंक्रिमिनेट, मतलब मुझे आप हुँ, फ़ोर्स नहीं कर सकते हो, मैं अपने खिलाफ कोई भी गवाही दूँ या कुछ भी हुँ, ऐसा बोलूँ, चाहे वो ऑन ओथ हो, नहीं हो, ये हो कि मैंने किया था या जिससे ये पता चल जाए कि ये मैंने किया है, कोई ऑफ़ेंस। हुँ, ये होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट है। तो इसीलिए जब आप कन्फेशन पुलिस वाले को देते हो ना, तो वो एडमिसिबल ही नहीं होता है बिकॉज़ इट इज़ प्रिज़्यूम्ड कि ये आपका इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। हुँ, तो व्हेन यू हैव क्योंकि वहाँ पे क्या है राइट टू रिमेन साइलेंट इसलिए दिया जाता है कि अगर आप कुछ अपने खिलाफ बोल देते हो, इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट हाँ, in India, it cannot be used against you in the court of law if you have given confession या फिर कुछ ऐसी बात बोलते हो तो। तो दैट इज़ वन थिंग। हाँ, ये हो सकता है आपने कन्फेशन में बोला कि भई मैंने मर्डर किया था और मैंने जो उस वेपन से मर्डर किया था वो मैंने वहाँ पे छुपा दिया है। तो है ना? तो पुलिस उस कन्फेशन में से हाँ, वो वाला पार्ट लेके वो ढूँढने चली जाए, वहाँ से वो निकाल लाए। वो डिस्कवरी स्टेटमेंट हो सकता है। कि भाई आपके कहने पे वो डिस्कवर किया गया है, तो हाँ, ये प्रिज़्यूम किया सकते हैं कि आपको कैसे पता था वहाँ पे था? दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू, बट द फैक्ट दैट यू आर सेइंग दैट आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट यू। इसका मैं हुँ, पता है आपको और अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे बीएनएसआई है ना, ये भारतीय न्याय संहिता, तो हुँ, आपको याद होगा कि जब इसका बिल पास हुआ था, तो इसके खिलाफ ना वो ट्रक ड्राइवर्स ने बहुत लंबा-चौड़ा प्रोटेस्ट किया था, इफ यू हाँ, रिमेंबर, हाँ, 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 है ना? तो वो क्या था कि अब इसमें एक नया प्रोविज़न ऐड किया गया था कि भई अगर रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के कारण आपने अपनी गाड़ी चला रहे हो और किसी की डेथ हो गई, है ना? तो वो एक तो मर्डर नहीं होता, वो इट विल आल्सो नॉट बी कल्पेबल होमिसाइड, बट उसका ना एक सेपरेट ऑफेंस बना के उसका अलग से सज़ा दे दी, कि भई अगर आप ऐसे कर देते हो ना रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से आपने किसी की डेथ कॉज़ कर दी है, तो आपको 5 साल की सज़ा होगी और फाइन होगी, है ना? ये अब एक नया ऑफेंस बना दिया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक और क्लॉज़ ऐड किया गया कि मान लीजिए
whoever causes death of any person by rash and negligent driving, अगर वो बिना रिपोर्ट किए पुलिस ऑफिसर को वहां से भग जाता है ना, हम्म। और इन्फॉर्म भी नहीं करता है, तो कि भाई ऐसा मैंने एक्सीडेंट कॉज कर दिया है, तो जो 5 साल की पनिशमेंट थी ना, वो 10 साल की हो जाएगी, अच्छा, डबल। है ना। हम्म। हाँ, डबल हो जाएगी। तो इस पे काफी प्रोटेस्ट चली कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मतलब ट्रक ड्राइवर्स के से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, जो भाई मतलब ठीक है XYZ रीजन से किया, लेकिन आप इसको क्लोजली देखो ना रवि, तो यू टेल मी वन थिंग, आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आपको हम्म। फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप किसी ऑफेंस के लिए अपने खिलाफ गवाही दो या अपने खिलाफ कोई एविडेंस प्रेजेंट करो। अब यू आर अ पर्सन जिसने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग में एक्सीडेंट कर दिया किसी का, आपने उतर हम्म। के नहीं देखा आदमी मरा है जिंदा है, आप वहां से भाग गए, लेकिन इस एक्ट में ये कहता है कि अगर आप इन्फॉर्म करके नहीं भागे ना, तो जो आपको 5 साल की सजा होती है ना, वो 10 साल की होगी। तो आपने हम्म। सोचा मैं इन्फॉर्म तो कर दूं, मैंने एक्सीडेंट कर दिया हाँ हाँ है ना, हाँ, मैं तो समझ रहा मुझे हूँ, पाँच हाँ। साल मिलेगी, तो क्या ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हुआ? बिल्कुल। मैं ये भी बताऊंगा ना कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ और फिर वो बॉडी कहाँ है, जो भी मैंने इंसान है, किया, गाड़ी कहाँ हाँ, है। सेक्शन 106 है वो बीएनएस का, तो उसका ओके। क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर आप ऐसा एक्सीडेंट कॉज कर देते हो, रैश एंड नेग्लिजेंट हम्म। ड्राइविंग करते हो, इट माइट कॉज हम्म। डेथ ऑफ अ पर्सन, और आप बिना बताए वहां से भाग जाते हो, तो आपकी सजा जो पहले 5 साल की थी वो 10 साल की हो जाएगी। अब वैसे फर्स्ट रेफरेंस में देखा जाए तो बड़ा ही सही लॉ लगेगा कि हाँ जी सही बात है यार, मतलब इससे कम से कम क्या पता बंदा बच जाए, है ना, अगर आपने हम्म। इन्फॉर्म कर दिया तो, या कुछ वो हो गया तो, है ना, क्या पता कुछ वो हो जाए, बट देन अगेन इमोरल, बट लीगल हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है ना, मॉरल, सही सॉरी कह रहे मॉरल है बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अरे, सही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अच्छा, फिर हुआ क्या अल्टीमेटली, कि जब ये वाली इनकंसिस्टेंसी या ये डाइकोटमी कहते हैं अपने इसे लीगल टर्म में, कि हम्म। आप एक चीज ये कह रहे हो, ये चीजें दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो फिर जब ये एक्ट पास हुआ ना, तो 106 क्लॉज बी ऑफ दिस बीएनएस एक्ट, ये एप्लीकेबल नहीं रखा गया, उस पे बोला गया कि वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, सो दैट वुड नॉट अप्लाई, दैट वुड नॉट बिकम ऑपरेटिव। 106 का क्लॉज ए आ जाएगा, जहां पे अगर रैशनल नेग्लिजेंट ड्राइविंग में 5 साल की सजा होती है, लेकिन क्लॉज बी अभी ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा, बिकॉज हम्म। पीपल डिड पॉइंट आउट दिस डाइकोटमी। तो दिस हम्म। देयर, पता है इस पे ना, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन ऑल्सो टेल यू, इट माइट बी अ लॉन्गर डिस्कशन। सेक्शन 69 में बहुत बड़ी डाइकोटमी है, बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसी है सेक्शन 69 बीएनएस में, जो कि वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाला है, बट इट विल रिक्वायर सम टाइम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो थोड़ा सा ना, मतलब it's not an easy thing, but there is a very big issue with that section, उस ऑफेंस से बताओ ऐड किया बताओ है। बताओ, बिल्कुल। तो देखो, हम्म। सेक्शन 69 अभी रिसेंटली बीएनएस में ऐड किया गया है, विच सेज कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, तो वो रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन वुड बिकम अ सेपरेट ऑफेंस, और उसकी सजा जो है 10 साल तक की होगी। ठीक है। नाउ इफ आई मे रीड द सेक्शन, इट सेज whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, तो सच सेक्सुअल इंटरकोर्स विल नॉट बी रेप, बट उसका पनिशमेंट होगा 10 साल तक। ठीक है, हम्म। वेल एंड गुड हम्म। यहाँ तक। हम्म। फिर एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है उसके नीचे, इट सेज डिसीटफुल मीन्स, जो ऊपर यूज हुआ था उसमें, तो डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। ठीक है। अब भाई इसमें ये बोलना चाह रहे हैं ये कि हमने एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया है। पहले क्या होता था कि अगर आपने शादी का झांसा देके अगर आप किसी के साथ यू एस्टैब्लिशिंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप और फिर आप शादी ना करो, तो इट यूज्ड टू बी रेप, बट इट शुड नॉट बी रेप बिकॉज कंसेंशुअल तो होता ही है, ऑल्दो द कंसेंट इज नॉट प्रॉपर कंसेंट बिकॉज किसी प्रिजम्पशन पे या किसी उस पे दी गई है, बट सो दैट इज व्हाई दे हैव मेड इट अ सेपरेट ऑफेंस, कि कम से कम रेप का टैग नहीं लगेगा उसमें, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई ना, उन्होंने जिन्होंने भी ये बनाया उन्होंने क्या किया कि इसमें लिख दिया whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same। अब ये लिखा हुआ है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, और डिसीटफुल मीन्स में क्या क्या इंक्लूड कर लिया है, इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट फॉर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, मतलब शादी का तो हम्म। चलो है ही,
लेकिन अगर आपने शादी के लिए झूठ बोला था, फ़ॉल्स प्रॉमिस किया था, 2 सिचुएशन हो सकती थी। एक बंदा है, उसने कहा कि शादी करेंगे, ठीक है? ठीक है, इस पे एग्री करके जो लड़की है शी एग्रीड टू इट एंड हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हिम। उसके बाद क्या हुआ कि सिचुएशंस चेंज हो गई, बंदे रियलाइज़ हुआ नहीं हो सकती शादी, घर की हो गई, जो कि इन मॉडर्न टाइम्स आई वुड से हो भी सकती हैं। इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, मतलब हो सकती हैं। तो वो हो गई, तो अगर वो शादी कर लेता है, तो ये ऑफ़ेंस नहीं होगा। अगर शादी हुँ, नहीं करता, तो ये ऑफ़ेंस होगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने हुँ, क्या किया, डिसीटफुल मीन्स ऐड करके ना एक और चीज़ कर दी कि अगर आपको फ़ॉल्स प्रॉमिस ऑफ प्रमोशन या एम्प्लॉयमेंट है, तो भी ये एक्ट लगेगा। तो यानी यू आर टेलिंग मी कि देयर वाज़ अ वुमन, उसको फ़ॉल्स प्रॉमिस और एम्प्लॉयमेंट का झांसा देके शी यू मेड हर एग्री टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू, एंड इफ you did not give that promise, it did not honor your promise और उसे प्रमोशन या क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया था, तो आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा। लेकिन अगर हुँ। आपने दे दिया, तो आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। मतलब आप ये हाँ, लेजिटिमाइज करते हो। सीरियसली। हाँ यार, आई मीन जस्ट लुक एट द मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो इससे, बिल्कुल। है ना? तो इसको फिक्स इट्स करना चाहिए वेरी ना आपके हिसाब से? ये फिक्स जो वर्ड करना है चाहिए। डिसीटफुल मीन है जो यहाँ। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बट आई फील सैड दैट देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिस्कशन अराउंड इट, है ना? इस तरीके से हुँ, आप इसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर रहे हो इस चीज़ को। हैव यू सीन अ डिस्कशन अराउंड इट? आई डिडन्ट। नो। इसका दूसरा हुँ, वाला ज़रूर देखा था, वो मैरिज वाला, उसके ऊपर उसका वो मिसयूज़ काफ़ी हो सकता है, वही उसका तो डर एक ज़रूर था। तो हाँ। वही है ना, देखो अब जैसे ये वो पर्टिकुलर चीज़ थी, जब आप इसको किसी प्रेजुडिस व्यू से देखते हो कि भई ये इस चीज़ के लिए गलत है, तो आप उसी में देखते हो, बट आप ये देखो कि बाकी दूसरी चीज़ क्या कह रहा है। देखो, इन माय पर्सनल ओपिनियन तो आई फील लाइक द एंटायर सेक्शन इज़ रॉन्ग, बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी को ना मतलब एक थोड़ा मिसोजिनी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे एक वुमेन की आपने सारी चीज़ रखी इसी पे दी कि भई उसने तो शादी करनी थी, इस वज़ह से सेक्सुअल रिलेशनशिप में आई। अगर शादी है तो ही करना, वो शी कैन एंटर इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, अदरवाइज शी हैज़ बीन वायलेटेड। तो द जनरल आइडिया अराउंड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स शुड बी एक्सपैंडेड कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़की ने अगर एस्टैब्लिश कर भी लिया और शादी नहीं हुई, तो ये चीज़ परपेचुएट नहीं होनी चाहिए कि गुनाह हो गया, हुँ, है ना? थोड़ा-सा ओपन होना चाहिए इस मामले में कि ठीक है, हालाँकि सोसाइटी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ शादी ही एक बेंचमार्क था सेक्सुअल रिलेशनशिप का, है ना? शादी नहीं हुई हुँ, तो अब वो क्या करेगी, उसके साथ तो गलत ही हो गया। ऐसा हुँ, नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, आई कैन फॉर वन्स टेक दैट आर्गुमेंट कि ठीक है, चलो भाई, अभी सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं है, मे बी इन सम टाइम वी कैन डू दैट, बट द सेकंड थिंग इज़ ऑफुल। आई कांट बिलीव हाउ इट वाज़ पास्ड। आप मुझे हुँ, मतलब आप ये बता रहे हो कि यू कैन आस्क अ लेडी फॉर सेक्सुअल फेवर्स एंड देन आप उसको प्रमोशन दे दो और फिर कोई ऑफेंस ही नहीं कमिट किया है आपने। बिकॉज़ आई फील लाइक आप अब ये देखोगे ना, वर्क प्लेसेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है, उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है बिकॉज़ देयर इज़ अ पावर प्ले। या डिफरेंस ऑफ पावर डायनामिक्स, है ना? अगर कोई लड़की हुँ, काम कर रही है और उसको आप इंड्यूस भी कर रहे हो, तुझे प्रमोशन दूँगा, वो करूँगा, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हें तो फ़ायदा मिल रहा था ना, इस वज़ह से तुमने कर दिया, आप किस चीज़ का ऑफेंस है, नहीं। डायनामिक्स ही हुँ, ऐसे हैं, तो आपको क्या पता कि आप अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके साथ एडवर्स में क्या होता? इट कैन नेवर बी सेड इन अ सिचुएशन जहाँ पे पावर डायनामिक्स हैं कि आपने करना नहीं चाहिए था। आपको तो हुँ, फ़ायदा मिला है, तो अब आप ऑफ़ेंस के लिए नहीं कर सकते हो। नहीं भई, ये कोई कहीं की लीगल प्रोपोज़िशन नहीं है, कहीं का लॉ नहीं है, मोरालिटी नहीं है कि आप ऐसे करो। आप यू कैन नेवर डिस्काउंट द पॉइंट ऑफ पावर प्ले, पावर डायनामिक्स, डिफरेंस इन होल्डिंग पावर्स, सेंस ऑफ अथॉरिटी। जो नीचे हुँ, होता है उसे हमेशा यही लगता है कि भई सुपीरियर ने अगर ये नहीं किया तो मेरा तो करियर नहीं बनेगा, मैं तो कहीं-कहीं रहूँगी, जॉब चली जाएगी, घर कैसे चलेगा, वो क्या होगा? वल्नरेबिलिटीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते या डिस्काउंट नहीं कर हुँ, सकते।
तो लेकिन आप सेक्शन 69 के अंडर कर रहे हो। अभी अगर कल को कोई लड़की कहती है कि जी इन्होंने ना मेरे से ऐसे किया था कि मैं तेरे को जॉब से निकाल दूंगा, या तू अगर ऐसे कर ले तो मैं तेरे को प्रमोशन दे दूंगा, दैट इज आई अग्री टू इट, बट नाउ आई फील वेरी बैड अबाउट इट, है ना? फिर वो कहेंगे कि पर 69 के हिसाब से तो आपने नहीं किया ना कुछ। आप भले या फिर आप उसे रेप में वो कर दो, बट देन आप 69 में तो उसको मतलब एक आएगी ना, इनकंसिस्टेंसी तो आ जाएगी ना। जो फॉल्स रेप केसेस हैं, आजकल हम्म आपको सुनने को मिलते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा जजेस वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे जो कह रहे हैं कि यार ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फॉल्स रेप केसेस आ रहे हैं हम्म क्योंकि लड़कियाँ अब मिसयूज़ कर रही हैं कुछ लॉज़ का जो उनके फ़ायदे के लिए बनी थी, उनके लिए बनी थी। तो अब ये बताओ कि मान लो किसी लड़की ने फॉल्स रेप केस कर दिया किसी लड़के पे और उसके बाद ये प्रूव हो गया कि हाँ यार वो लड़का इनोसेंट है। लेकिन उस लड़के की ज़िंदगी लगभग-लगभग समझ लो मान लो 1 साल खराब हो गया उसका और साथ ही साथ हम्म उसकी रेपुटेशन खराब हो गई, उसके घरवालों हम्म ने उसको बाहर निकाल दिया। फिर उस लड़की को सज़ा क्यों नहीं होती? कि भाई उसने इतना कुछ किया है क्योंकि एक तरीके से ये 1 साल जो है उसकी रेपुटेशन, उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसकी उसकी करियर, उसका जॉब, उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो इस मामले में कोर्ट कुछ क्यों नहीं करता कि यार उस लड़की के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए, कुछ इस तरीके से लॉ बनाया जाए कि वो लड़की भी उसको भी सज़ा मिले, कंपनसेशन कुछ मिले उस लड़के को? हम्म देखो आई टेल यू, दो चीजें हैं। आप आई अग्री ये इशू होता है ना, मैं ये नहीं कह हुँ, रही हूँ ऐसा नहीं होता। हुँ, आप ये बोल रहे हो कि जो केस चल रहा है उसी में एक ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि अगर लास्ट में ये फॉल्स निकला तो इसी केस के अंडर तुम्हारा हिसाब कर दिया जाएगा लड़की का, हुँ। है ना? हाँ, हाँ, आप मैं ये चाहता हूँ, एक्सपेक्ट हाँ। करोगे कि उसी हुँ, उसमें हुँ, हो जाए। देखो फिर दो चीजें हैं। एक तो ये कि आप अगर ऐसा, पहली बात तो ऐसा लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर नहीं, आप हाइपोथेटिकली ऐसा करोगे भी तो इट एक्ट्स एज अ डेटरेंस। इट एक्ट्स एज अ डेटरेंस फॉर पीपल हु एक्चुअली हैव अ रियल केस बट आर अफ्रेड कि उनके पास एविडेंसेस इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और वो शायद प्रूव नहीं कर पाएंगे, या दूसरी पार्टी इज अ हेवी पार्टी, दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, दे माइट फोर्स हर, या कि उसके एविडेंसेस कर्टेल कर लिए जाएंगे, या कुछ भी एक्स वाई जी रीजन है, वो प्रूव नहीं कर पाएगी। और अगर प्रूव नहीं कर पाएगी तो उसका उसको पनिशमेंट देना हो जाएगा, पनिशमेंट मिल जाएगा हुँ, सेम केस में। तो इट विल हुँ, एक्ट एज अ डेटरेंस फॉर अ गर्ल टू रीच आउट टू द कोर्ट, वन थिंग। ठीक है। सेकेंड थिंग, आप, ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने फॉल्स केस आपके अगेंस्ट कर दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप उसके लिए एक दूसरा, there would be a separate FIR, there would be a separate case filed against that person. You can have your recourse in that. एक आपको अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगी कि आप दूसरा केस फाइल कर दो उसके अगेंस्ट कि उसने ऐसे ऐसे किया है और आपके अगेंस्ट के गलत एविडेंसेस लिए हैं, या फिर गलत केस फाइल किया है, फॉल्स था, आप उसमें लगा दो, कोर्ट का ऑर्डर भी लगा दो, सारी चीजें लगा दो। तो आप ये चीज अवेल कर सकते हो, लेकिन ये डिमांड करना कि उसी में एक प्रोविजन होना चाहिए इज नॉट फेयर, बिकॉज सारी चीजों को बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अगर 10 में से बताओ कितने केसेस फॉल्स, आप बताओ। चलो 2 का ले लेते हैं, 8:2 है मतलब 2 केसेस ऐसे हो रहे हैं कि जो हाँ, गुस्से में रिवेंज फॉल्स। के भावना से उसने डाल दी उस हाँ पे, जी। हाँ। तो क्या हुँ, उस चीज से 8 केसेस में वो करना चाहिए, एक मतलब एक बाउंडेशन, एक डेटरेंस क्रिएट करना चाहिए? नहीं। नहीं हुँ, कर। तो जो आपने बोला चलो ये तरीका नहीं है, लेकिन अगर जो सेकंड तरीका है कि आप अलग से एफआईआर फाइल करो, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होता औरतों को यार, छोड़ दिया जाता है। बहुत ज़्यादा केसेस में मैंने देखा है कि मैं पढ़ता रहता हूँ जो आते हैं जो भी केसेस वगैरह कि औरत को 10,000 रुपए का फाइन दे दिया। मतलब बस इतना सा फाइन। एक नहीं इंसान नहीं, की आप 1 साल की फॉलो अप ज़िंदगी आपने करो, आप फॉलो अप करो। आप जो उसमें प्रेस्क्राइब पनिशमेंट है, मैं भी याद नहीं कर पा रही हूँ कितना प्रेस्क्राइब पनिशमेंट है फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंसेस एंड गेटिंग अ फॉल्स FIR रजिस्टर्ड, बट आप फॉलो करो, जो भी उसके अंदर है आपको वो मिलेगा। आप देखो, अगर ऐसी, आई नो इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग जिसके साथ होता है, उस बंदे को ये बोलना कि भाई तू भी केस फाइल कर दे और इसको परस्यू कर, 1 साल तेरा वैसे ही इसमें बिगड़ा है, 1 साल और इसमें लगा, मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने करना है तो हाँ। आप करो उसको, और आपको करना चाहिए। अगर यू रियली वांट द अदर पर्सन टू पे फॉर देयर रॉन्ग डीड्स, देन गो फॉर इट, यू विल गेट रिलीफ। ये आपको उसमें पीनल प्रोविजंस हैं, पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं, उसको जेल हो सकती है। आप करो फॉलो अप, बेशक करो, हुँ, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बैलेंस वो थोड़ा सा रखना पड़ता है।
मतलब लॉ कैन नॉट बी एंटी या फिर मतलब डेटरेंस क्रिएट नहीं कर सकती है वुमेन के माइंड में। ऑलरेडी काफ़ी डेटरेंस है सोसाइटी में, सोसाइटल प्रेशर का। क्या जो चैट के जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जो वो एडमिसिबल होते हैं? हाँ जी। देखो अ, अब देखो यहाँ से ही वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज़ दैट इट वुड अल्टीमेटली हेल्प मी इन एस्टैब्लिशिंग माय अर्लियर केस व्हिच वाज़ कि आप पूछ रहे थे कि जी इतना स्विफ्ट एक्शन क्यों नहीं होता है कोर्ट में, है ना? इतना-इतना टाइम हुँ, क्यों लगा देते हैं, है ना? अब हुँ, आप बोल रहे हो चैट के एविडेंसेस, है ना? मुझे पहली बात ये बताओ, व्हाट्सएप चैट के अगर फ़ॉल्स एविडेंसेस क्रिएट करने हों तो वो कितने आसान होंगे? मैं भी कर दूँगा, हाँ। अभी कर दोगे, आप भी कर दोगे हाँ, जबकि आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, है ना? हुँ, कितने आसान होते हैं। तो ये इंश्योर करना कि ये जो चैट, अच्छा सबसे पहले तो हाँ, चैट्स जो हैं स्क्रीनशॉट एडमिसिबल होते हैं बट विद सम कंडीशंस, है ना? ये है उसका आंसर। नाउ इफ नाउ यू आल्सो एग्री दैट इट इज़ सो ईज़ी टू क्रिएट फॉल्स एविडेंसेस और चैट्स के तो हुँ, बहुत ही ईज़िली बनाए जा सकते हैं। हुँ, तो अब कोर्ट का क्या प्रोसेस होता है कि अगर आपने ये एविडेंसेस देने हैं ना, या स्क्रीनशॉट देना है और ये देना है, तो ये प्रूव करने के लिए कि मैसेज आपको ही आया था, हुँ, आपके डिवाइस पे ही आया था, आपने वो फ़ोर्ज नहीं किया है, आगे-पीछे का भी है, आप सेम डिवाइस यूज़ करते हो, इसके लिए कोर्ट आपका डिवाइस भी लेता है। आपको एक 65बी का अकॉर्डिंग टू अर्लियर एविडेंस एक्ट सर्टिफिकेट भी बनाना होता है कि भई ये जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये जो मैं अपना फ़ोन सबमिट कर रहा हूँ इसमें ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ये ऐसे लिया गया है, इसके साथ कोई टैम्परिंग नहीं हुई है और आप इसको चेक करा सकते हो, फॉरेंसिक्स इसको चेक करा सकते हैं, सारे कुछ करा सकते हैं, दिस इज़ द ओरिजिनल वो। टू एस्टैब्लिश कि हाँ, एक्चुअल में वो वहीं से आ रही है, इट्स नॉट अ फ़ोर्ज्ड एविडेंस, इसलिए वो हुँ, भेजा जाता है। दैट टेक्स टाइम। ओके। अदरवाइज़ तो तुम कल को ये ले आओ, ये सर ये पढ़िए, सर ये पढ़िए, ये पढ़िए, सर ये पढ़िए। तो ऐसे नहीं होता। कैसा लगा पहला पॉडकास्ट? मुझे तो अच्छा लगा यार, पर मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स आई फील लाइक आई हैव अ लॉट टू टेल, लेकिन मैं उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं बता पाती हूँ। सो दैट इज़ वन थिंग जो आई थिंक आई विल वर्क अपॉन, कि थोड़ा-सा ना थॉट्स को कलेक्ट करके उसे स्ट्रक्चर बना के सामने प्रॉपरली रखो, ताकि ऐसे गपशप ना हो जाए पूरा सारा कुछ। नहीं, मुझे ठीक लगा। नहीं, मुझे ठीक अच्छा लगा। ठीक बहुत है स्ट्रक्चर्ड वे में हुआ आपको? ये पॉडकास्ट, वरना आप बाकी मेरे पॉडकास्ट उठा के देखो, आपको पता चल जाएगा कंपैरेटिवली क्या क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपने अगर मैंने एक चीज़ पूछी तो उसके बारे में जवाब दे दिया, उसके अराउंड कुछ चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, दुनिया कैसे सोचती है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, मूवीज़ में क्या चल रहा है, आपको पता है, उसकी नॉलेज है। और उन सारी नॉलेज को कलेक्ट करके एक जगह लेके आना और उसके बाद वही तो स्ट्रक्चर्ड है और क्या इससे ज़्यादा और क्या स्ट्रक्चर बनाओगे आप? यही तो है हाँ कि जी। आप हर जगह से जुटाओ इन्फॉर्मेशन और उसको एक प्रॉपर वे में आप उसको पेश करो। और यही एक लॉयर का काम होता है। तो आप हाँ अपने जी। काम में बिल्कुल निपुण हो एक बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, हाँ। आई एम हैप्पी आपको अच्छा लगा। मतलब मुझे या ऐसे आपको बोरिंग नहीं लगा, आई होप, बिकॉज़ लॉ हुँ। इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑनेस्टली, यार मुझे मज़ा आता मुझे है। सच्ची में हाँ, मुझे भी बहुत ऐसे मैं जितनी मूवीज़ वगैरह है, अभी बेटर कॉल सॉल आपने मैंने बताया भी हुँ, आपको, वो मेरे को इतना अच्छा लगा था कि मैं उसके बाद देखने लग गया था जितनी भी ये लॉ से रिलेटेड सीरीज़ होती हैं। हुँ, ख़ास करके सीरीज़ अच्छे बनाई जाती है। मैंने ये नोटिस किया कि मूवीज़ में तो कई बार कॉमेडी के चक्कर में बहुत कुछ कर दिया जाता है कि जो लॉयर है वो चढ़ ही गया जज के ऊपर, वो देखा होगा आपने हुँ, जोली हुँ, एलएलबी के अंदर। बट हुँ, सूट्स हो गया जो आपने नाम बताया, बेटर कॉल सॉल हो गया, उसके अंदर कई हद तक बहुत अच्छे से बताया जाता है। हाँ, तो इंटरेस्ट मेरा भी काफ़ी है और मैं ऐसे काफ़ी आगे भी फ्यूचर में लेके आने वाला हूँ लोगों को ताकि जो कॉमन लोग हैं हमें बात भी करें कि बेसिक नॉलेज हो तो एम्पावर्ड फील करेंगे एंड देन उसको कोई इनका राइट, उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। कई बार वो बेवकूफ़ बन जाता है पुलिस के हाथों, कई बार दूसरे लोगों के हाथों। तो वो नहीं हाँ, होना हाँ, चाहिए, है ना? और नॉलेज आपको पता ही है नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास नॉलेज है राइट, वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होके किसी से भी बात कर सकता है इस दुनिया में। या राइट, राइट। चलो बाय-बाय यार मज़ा आ गया बात करके अदिति। ठीक हैव अ है, ग्रेट डे। ओके, यू टू। ओके बाय। बाय।